मुंबई 1920। तब इस शहर को बम्बई के नाम से जाना जाता था। 1920 में एक लड़का खूब सारी दौलत कमाने का सपना लेकर अफगानिस्तान से मुंबई आया। ये लड़का था अब्दुल करीम खान, जिसे पूरी दुनिया करीम लाला के नाम से जानती है। बम्बई की चमक देखकर करीम लाला हैरान था। उसने देखा कि बम्बई में लोग बहुत सी जगह पर जुआ खेलने जाते हैं। उसने फैसला किया, अगर यहाँ लोग इतना जुआ खेलते हैं तो मैं जुए का धंधा करूंगा। एक दिन इस बम्बई को अपनी सल्तनत बनाऊंगा। करीम लाला ने शुरू में ग्रांट रोड स्टेशन के पास एक किराए का मकान लिया और वहां जुए का अड्डा खोल दिया। जुए की औलाद शेर खां काले का धंधा करता है, लेकिन ईमानदारी से। धीरे धीरे ये जुआ घर बम्बई का पहला क्लब बन गया, जहां पर नामी गिरामी लोग आने लग गए थे। जुए के अड्डे में मिली कामयाबी के बाद अब उसके पास बहुत पैसे आने लग गए। उसने इस पैसे को सूद पर चलाना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसने शराब और सोने की स्मगलिंग के अवैध कारोबार में भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। ये लो सेठ, पर सूद की रकम और मेरा पैसा टाइम पर देते रहना। ये सोना अपने लोहार चाल वाले गोदाम में पहुंचा दो, अगले हफ्ते इसकी डिलीवरी देनी है। इन सब काम के चलते करीम लाला के बहुत से दुश्मन बन गए थे। वो करीम को रास्ते से हटाना चाहते थे, लेकिन करीम एक मजबूत और बहादुर पठान था। करीम लाला, अगर अपनी खैरियत चाहता है तो चला जा बम्बई छोड़कर, या फिर ये जुए का धंधा बंद कर अपना। ये हमारा इलाका है और यहाँ ये काम हम करेंगे। करीम लाला बम्बई का शेर है और एक शेर तुम जैसे कई कुत्तों पर भारी है। आज तुमको करीम लाला से खुदा भी नहीं बचा सकता। करीम ने अपने सभी दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया और बम्बई में पठान लोगों का एक गैंग बनाया, जिसका नाम था पठान गैंग। जब करीम लाला ने जुर्म की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की थी, उसी वक्त बम्बई में एक 9 साल का बच्चा अपने पिता के साथ चेन्नई से आया था। ये बच्चा भी आगे चलकर बम्बई पर राज करने वाला था। इसका नाम था हैदर मस्तान मिर्जा। उसका जन्म 1926 में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। घर में पैसों की किल्लत थी और बड़ी मुश्किल से घर चलता था। इसी वजह से मस्तान के पिता उसे लेकर बम्बई आ गए। 1934 में बम्बई आकर क्रॉफर्ड मार्केट के पास उसके पिता ने साइकिल पंचर की एक दुकान खोली। दुकान तो पिता की थी, लेकिन मस्तान उसमें काम करने लगा। मस्तान उस समय सिर्फ 9 साल का था। 9 साल के मस्तान के सामने पूरी बम्बई थी। खैर, समय बीतता गया और मस्तान को मुंबई शहर में आए 10 साल बीत गए। मस्तान अब 19 साल का युवक बन चुका था। उसी वक्त मस्तान की मुलाकात एक अरब शेख मोहम्मद अल खालिब से हुई। उस जमाने में बहुत सारे अरब लोग उर्दू जानते थे और बोलते थे। मोहम्मद अल खालिब भी उर्दू बोलना जानता था। जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो शेख ने मस्तान को उसके लिए काम करने को कहा। मस्तान, तुम डॉक्स पर काम करते हो, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? क्या तुम मेरा सोना डॉक्स से बाहर निकाल सकते हो? मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। शेख गोल्ड स्मगलिंग का काम करता था और मस्तान उसके लिए डॉक्स से अपने कपड़ों में सोना छिपाकर बाहर लेकर आता था। एक बार की बात है, अल खालिब ने मस्तान को एक सोने का बॉक्स दिया, लेकिन इसी बीच खालिब शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो बॉक्स, जो सोने के बिस्किट से भरा पड़ा था, मस्तान के ही पास रह गया। उसमें इतना सोना था कि मस्तान की जिंदगी बदल सकती थी। मस्तान ने वो बक्सा अपनी झोपड़ी में छुपा लिया। 3 साल बाद जब शेख जेल से छूटकर बाहर आया तो मस्तान ने वो बक्सा ले जाकर शेख के सामने रख दिया। ये लो शेख, तुम्हारी अमानत। तुम्हारा सोना मेरे पास महफूज पड़ा है। शेख हैरान था कि इतना सोना देखकर भी कैसे मस्तान की नीयत नहीं डोली। कोई और होता तो ये बक्सा लेकर कब का वहां से चंपत हो चुका होता। उसकी ईमानदारी से खुश होकर शेख ने मस्तान को अपने काम में पार्टनर बना लिया। मस्तान, तुम एक निहायत ही ईमानदार इंसान हो। मैं आज से तुम्हें अपने बिजनेस में पार्टनर बनाता हूं।
कुछ साल तो ऐसे ही चला, लेकिन फिर मस्तान की मुलाकात सुकुर नारायण बखिया नाम के शख्स से हुई। यहाँ से मस्तान की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो गया। सुकुर नारायण बखिया गुजरात का कुख्यात तस्कर था, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी घड़ियां और गहने जैसे सामानों की तस्करी करता था। बखिया और मस्तान की आपस में खूब जमने लगी। तस्करी के धंधे से मस्तान ने इतना पैसा बनाया कि कल का मस्तान अब मुंबई का मस्तान भाई बन गया। मस्तान के पास सिर्फ तस्करी ही नहीं थी, उसके पास तरीका भी था। बात करने का तरीका, देखने का अंदाज और अपना वादा पूरा करने का जज्बा। उसके पास इंसानी फितरत को मापने का भी तरीका था। वो अपनी डीलिंग्स में एथिक्स मेंटेन करता था। वैसे तो वो एक स्मगलर था, लेकिन जितना एथिक्स उसने मेंटेन किया उसकी लोग मिसाल देते हैं। उसके पूरे काम और व्यवहार में कहीं भी छिछोरापन नहीं था। मस्तान के बारे में लोग कहते थे कि मस्तान गुंडा तो है, लेकिन शरीफ गुंडा है। ठीक इसी समय बंबई में एक और भाई बड़ा हो रहा था, वर्धा भाई। वरदराजन मुदलियार काम की तलाश में साल 1945 में तमिलनाडु से मुंबई आया। मुंबई आकर वर्धा ने वीटी स्टेशन पर ही कुल्ली का काम शुरू कर दिया। यूं तो वरदराजन खुद गरीब था, लेकिन फिर भी वो स्टेशन के पास ही बनी बाबा बिस्मिल्लाह की दरगाह पर गरीबों को खाना खिलाया करता था। शुरू से ही धारावी की झोपड़पट्टी में रह रहे कई लोग वर्धा का नाम जानने लगे थे। सन 1950 की बात है। चीफ मिनिस्टर मोरारजी देसाई की सरकार ने स्टेट में शराब पर प्रतिबंध कर दिया था, जिसके चलते राज्य में अवैध शराब और स्मगलिंग जैसे काम तेज हो गए थे। वर्धा की मुलाकात भी कुछ शराब के स्मगलर से हुई। मद्रास से मुंबई बड़ा आदमी बनने का सपना लेकर आने वाले वर्धा को इस काम से जल्दी पैसा कमाने का एक जरिया दिखाई देने लगा। यहीं से उसने क्राइम की काली दुनिया में अपना पहला कदम रखा। सबसे पहले वो दूसरे डीलर्स के लिए पुलिस की आंखों से बचकर शराब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करने लगा। उन दिनों शराब के अवैध बिजनेस पर मुथु नाम के एक व्यक्ति का राज हुआ करता था, लेकिन वो बीमार रहने लगा था और उसकी बीमारी के चलते जैसे ही मुथु ने सेमी रिटायरमेंट लिया तो वर्धा ने मुथु का सारा शराब का बिजनेस अपने हाथ में ले लिया। सिर्फ यही नहीं, उसने थॉमस कुरियन नाम के एक आदमी को अपने साथ लिया और खुद का एक गैंग बना लिया। फिर वो अवैध शराब बनाने और बेचने के धंधे में भी उतर गया। ये दोनों लोग अपने इस गैंग को मद्रासी गैंग बुलाते थे। दूसरी तरफ 1955 आते आते हाजी मस्तान ने खुद को मुंबई अंडरवर्ल्ड में स्थापित कर लिया था। उस वक्त तक उसने बखिया ब्रदर्स के साथ मिलकर सोने की स्मगलिंग का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया था। हाजी मस्तान की मुंबई डॉकयार्ड और समुद्री सीमाओं पर काम करने वाले स्मगलर्स में भी अच्छी खासी पकड़ हो गई थी। लेकिन अब तक मस्तान को यह बात समझ में आ गई थी कि मुंबई पर राज करने के लिए उसे पैसे और किराए के स्मगलर्स के साथ साथ मजबूत मसल पावर की भी जरूरत पड़ेगी, और उसकी यही तलाश उसे वरदराजन तक ले आई। जब वरदराजन क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ रहा था तो उस वक्त मस्तान क्राइम की दुनिया का बादशाह था। ये एक बार की बात है, वर्धा के आदमियों ने मुंबई डॉकयार्ड से एक स्पेशल एंटेना चुरा लिया। ये कंसाइनमेंट दिल्ली के एक बड़े मंत्री के लिए आया था। जब ऊपर से प्रेशर आया तो पुलिस ने वर्धा को पूछताछ के लिए उठा लिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद भी वर्धा ने कुछ नहीं बताया। जब इस घटना की खबर हाजी मस्तान को लगी तो उसने तुरंत अपने लोगों से वर्धा के बारे में जानकारी जुटाने को कहा। मस्तान के लोगों ने उसे बताया कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के बावजूद वरदराजन की मुंबई में रहने वाली तमिल पॉपुलेशन के बीच काफी अच्छी पकड़ है। हाजी मस्तान जाने क्या सोचकर खुद ही वर्धा से मिलने डॉकयार्ड स्थित पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उन दिनों मुंबई में हाजी मस्तान एक बड़ी हस्ती थी। पुलिस के बीच भी उसका अपना अलग रौब था। हाजी मस्तान के सफेद कपड़ों से लेकर उसकी चमचमाती कार को लोग दूर से ही पहचान लिया करते थे। यानी किसी से मिलने के लिए खुद हाजी मस्तान का पुलिस स्टेशन पहुंचना एक बड़ी बात थी। पुलिस स्टेशन जाकर हाजी मस्तान ने वरदराजन की ओर इशारा करते हुए तमिल में अभिवादन किया
वनक्कम थलाइवर। इतना सुनते ही वरदराजन चौंक गया, क्योंकि बाकी सब की तरह वो भी हाजी मस्तान को पहचानता था। ऐसे में उसके मुंह से अपने लिए तमिल में थलाइवर सुनना एक बड़ी बात थी, क्योंकि तमिल भाषा में इस शब्द का इस्तेमाल कमांडर या चीफ के लिए किया जाता है। मस्तान ने अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए पुलिस और वर्धा में समझौता करवा दिया और वर्धा को पुलिस ने छोड़ दिया। मस्तान ने वहीं पुलिस स्टेशन में ही वर्धा को उसके साथ मिलकर गोल्ड स्मगलिंग करने का ऑफर कर दिया। उन दिनों हाजी मस्तान की इजाजत के बिना मुंबई अंडरवर्ल्ड में पत्ता भी नहीं हिलता था। एक वक्त ऐसा भी था जब हाजी मस्तान बंबई पर राज करने वाला एक ऐसा डॉन बन गया जिसे नजरें मिलाने की हिमाकत कोई कर नहीं सकता था। मस्तान का रसूख इतना था कि मस्तान के कामों पर कोई उंगली नहीं उठा पाता था। सरकार के कामों के अलावा मस्तान के कामों को भी अलिखित कानून ही मान लिया जाता था। हर सुबह की लेकिन शाम होती है। 40 सालों तक वरदराजन, करीम लाला और हाजी मस्तान मुंबई पर राज करते रहे, लेकिन अब मुंबई अंडरवर्ल्ड के बदलने का समय आ चुका था। मुंबई में एक लड़का बड़ा हो रहा था जिसका सपना इन तीनों डॉन्स से भी बड़ा बनने का था। वो था दाऊद इब्राहिम। दाऊद का जन्म कास्कर परिवार में हुआ था। कास्कर ने अपने बेटे का नाम रखा था दाऊद। कास्कर परिवार में तो पैसों की इतनी किल्लत थी कि दाऊद के पैदा होने पर उसके पिता ने जो पार्टी दी, उसके पैसे भी उसने मशहूर डॉन करीम लाला से लिए थे। तब किसको पता था कि आने वाले कुछ सालों में यही दाऊद करीम लाला के सामने खड़ा होकर मुंबई पर अपना हक जमाएगा। दाऊद के पिता ने उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। शायद कास्कर चाहता था कि दाऊद पढ़ लिख कर पुलिस का बड़ा ऑफिसर बने, क्योंकि स्कूल के बाद उसने दाऊद को शाम को ट्रैफिक पुलिस वॉलंटियर के काम पर भी लगा दिया। लेकिन दाऊद को यह सब पसंद नहीं था। इतनी मेहनत करना और फिर वही सूखी रोटी और दाल खाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। कहते हैं कि वक्त एक सा नहीं रहता और सबके हालात एक दिन जरूर बदलते हैं। कास्कर परिवार के हालत भी बदले, लेकिन अच्छे के लिए नहीं बल्कि बुरे के लिए। एक दिन पुलिस डिपार्टमेंट ने किसी बात पर हेड कांस्टेबल कास्कर को सस्पेंड कर दिया। एक तो पहले ही गुजारा मुश्किल से होता था, अब तो भूखे सोने की नौबत आ गई। दाऊद के पिता को दाऊद को उसके महंगे स्कूल से निकलवाना पड़ा। दाऊद अब अपने बड़े भाई साबिर के साथ दिन भर आवारागर्दी करता रहता था। डोंगरी के आवारा लड़कों के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो गया। पूरा दिन वो इन लड़कों के साथ क्रिकेट खेला करता था। इसी बीच घर का किराया न दे पाने की वजह से इब्राहिम कास्कर को अपना घर डोंगरी से मुसाफिर खाना शिफ्ट करना पड़ा और यहीं पर आगे जाकर डी कंपनी की शुरुआत हुई। दाऊद ने सिर्फ 14 साल की उम्र से मोहल्ले के लड़कों के साथ चोरी चकारी, चेन छीनना, पॉकेट मारना, लोगों को धमकाकर पैसे वसूल करना शुरू कर दिया था। समय के साथ इब्राहिम कास्कर का सस्पेंशन भी हट गया और उसे फिर से काम पर बहाल कर लिया गया। अब तो उसके पास दाऊद की हरकतों पर नजर रखने का बिल्कुल भी समय नहीं बचा था। दाऊद ने अब अपने घर के सब बड़े फैसलों पर अपनी राय देना शुरू कर दिया था और घर वाले अब उसकी सब बात मानते थे। अभी दाऊद 20 का भी नहीं हुआ था, लेकिन एक तरीके से वो अब घर के बड़े की हैसियत से सब डिसीजन लेता था। साबिर हालांकि दाऊद से बड़ा था, लेकिन वो भी दाऊद की बात सुनता और मानता था। दाऊद और साबिर ने अपना एक गैंग बना लिया था, जो अब मुसाफिर खाना से बाहर डोंगरी, सायन कोलीवाड़ा और नागपाड़ा तक अपना असर बना रहा था। इब्राहिम कास्कर पुलिस में था और उसका अपने गांव रत्नागिरी में बड़ा नाम था। उसके गांव और आसपास के लड़के जब मुंबई आते थे तो इब्राहिम कास्कर को मिलने जरूर जाते थे। किसी को अगर कोई भी मदद चाहिए होती थी तो कास्कर उनकी मदद भी जरूर करता था। इन सब कारणों से उसके गांव से आने वाले ये युवक कास्कर को बहुत मानते थे। दाऊद ने इस बात का बहुत फायदा उठाया। उसे अपने गैंग में काम करने के लिए बहुत सारे नए और भरोसेमंद लड़के इस रास्ते से मिल जाते थे। इन लड़कों को लगता था कि मुंबई में दाऊद भाई उनकी जिंदगी बना देगा। सबसे पहले इस गैंग ने घड़ियों की अदला बदली वाले धंधे से शुरुआत की थी।
दाऊद के ये लड़के मुंबई के भिंडी बाजार की दुकानों में काम पर लग गए थे। यहाँ चोरी का माल या फिर कस्टम द्वारा जब्त किया गया माल बिकता था। इनमें से जो लड़के बातचीत में तेज थे वो ग्राहक को फांसने का काम करते थे। वो लोग सड़क पर चल रहे किसी भी ग्राहक को एक महंगी अच्छी स्विस वॉच दिखाते थे और उसको कम दाम का झांसा देकर ललचा लेते थे। बहुत से लोग उनके इस झांसे में आ जाते थे और इनके साथ वो घड़ी लेने उनकी दुकान पर चले जाते थे। ये 1970 की बात है। उस वक्त भारत में विदेशी सामान का क्रेज था और ये चीजें इतनी आसानी से भारत में नहीं मिलती थीं। पैसे वाले लोग इंपोर्टेड घड़ियां पहनने का शौक रखते थे। जब ग्राहक दुकान पर आ जाता था तो ये लड़के उसे अपनी बातों में उलझा लेते थे। ये लोग ग्राहक को चाय पानी के चक्कर में फंसाकर न जाने कब उस घड़ी की जगह कुछ और ही माल पैकेट में डालकर उसे दे देते थे। जब वो सेठ घर जाकर पैकेट खोलता था तो उसमें या तो कोई पत्थर का टुकड़ा या कोई कबाड़ घड़ी निकलती थी। ये खेल इस गैंग ने शुरू में कई साल खेला। जब भी पुलिस इन्हें पकड़ने की कोशिश करती तो ये लड़के मुंबई से भागकर अपने गांव रत्नागिरी चले जाते थे और मामला ठंडा पड़ने पर फिर मुंबई आकर यही काम करने लग जाते थे। इस गैंग की सफलता ने दाऊद के हौसले बढ़ा दिए थे। उसको अपना मुंबई पर राज करने का सपना सच लगने लगा था। उसे अपने और अपने गैंग के ऊपर यकीन होने लगा था और अब उसने मुंबई में अपना दायरा बढ़ाने की ठान ली थी। ये बात है 1972 की। मुंबई में इलेक्शन थे और मुंबई बहुत सी कंस्टिट्यूएंसीज में बंटा हुआ था। उस टाइम लोग एक दूसरे को जानते थे। सबको पता होता था कि मोहल्ले का नेता कौन है और कौन सा दादा उसके साथ है। टोंगरी और आसपास के इलाकों का दादा था बाशू पठान और उसका सपोर्ट था वहां के विधायक मौलाना बुखारी को। किसी बात पर मौलाना इलेक्शन से ठीक पहले बाशू पठान से खफा हो गए और उन्होंने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। बाशू पठान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने मौलाना को इलेक्शन में हराने का फैसला कर लिया। इलेक्शन का रिजल्ट आया और मौलाना इलेक्शन हार गए। वोट करने वालों ने बाशू पठान के डर से मौलाना को वोट नहीं दिया। मौलाना जानता था कि लोहा ही लोहे को काटता है। उसने बाशू पठान का तोड़ निकालने के लिए एक चाल सोची। वो इब्राहिम कास्कर के पास गया और बोला, ये जो लड़के पूरा टाइम गलत काम करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, इन्हें सही रास्ते पर लगाया जाना चाहिए। इन्हें मजहब के काम पर लगाया जाना चाहिए। इब्राहिम तो पक्का मुसलमान था। वो फौरन इस बात के लिए राजी हो गया। उसने दाऊद और बाकी लड़कों को बुलाकर कहा कि जो भी मौलाना कहें वो करो। मौलाना ने एक नई पार्टी बनाई जिसमें दाऊद और उसके गैंग के बाकी लड़के शामिल हो गए। क्योंकि मौलाना को बहुत सारे लोग जानते थे, इसलिए कुछ और इलाकों के लड़के भी इस पार्टी में शामिल हो गए। इस पार्टी को यंग पार्टी का नाम दिया गया। मौलाना ने इलेक्शन कमीशन में गड़बड़ की शिकायत डाली हुई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद मौलाना तो अपने रास्ते अलग हो गया, लेकिन दाऊद इस नई पार्टी का लीडर बन गया और यहीं से वो बाशू पठान की नजरों में चुभने लगा। दाऊद अब इस यंग पार्टी का नेता था और उसके नीचे थे अब बहुत सारे जवान लड़के जो पूरा दिन आवारागर्दी करते थे। दाऊद ने इन्हें वहां पैसे वालों से चंदा वसूली के काम पर लगा दिया। कभी किसी गरीब की बहन की शादी के लिए, कभी किसी की मैयत के लिए, कभी ईद के जश्न के लिए चंदा वसूली की जाती थी। अगर कोई इनकार करता तो उसे दाऊद का खौफ दिलाया जाता। दाऊद का यह काम बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था और इसमें ज्यादा मगजमारी भी नहीं थी। दाऊद अब मुसाफिर खाना का दादा बन गया था। उसका खुद का गैंग भी बन गया था, लेकिन दाऊद को अभी दाऊद बनने में बहुत समय था। उसकी जिंदगी में अभी कुछ और घटनाएं होनी थी जिसने उसे मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बनाया। 1974 की बात है। दाऊद के गैंग के एक लड़के को बाशू दादा के भाई हामिद ने बहुत पीटा। वो रोते हुए दाऊद के पास आया। दाऊद को ये जानकर बहुत गुस्सा आया। वो उसी वक्त जाकर हामिद की हड्डी पसली तोड़ना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि बाशू पठान एक बड़ा दादा है। वो ये भी जानता था कि बाशू के उसके पिता इब्राहिम कास्कर पर बहुत एहसान है, लेकिन हामिद ने जाकर बाशू को बता दिया कि उसने दाऊद के लड़के को मारा है। बाशू भी दाऊद से बिना किसी वजह के उलझना नहीं चाहता था। उसने इस बात पर हामिद को
एक तमाचा मारा। डर से हामिद ने साफ झूठ बोल दिया कि दाऊद ने बाशु को माँ बहन की गालियां दी थी, इसलिए उसने मौका मिलते ही दाऊद के आदमी को पीट दिया। बाशु इस बात को सुनते ही आग बबूला हो गया। वो जानता था कि दाऊद उसे पसंद नहीं करता। उसने हामिद की इस कहानी पर यकीन कर लिया और उसने साबिर और इब्राहिम को मिलने के लिए बुलावा भेज दिया। इब्राहिम अपने बड़े बेटे साबिर के साथ बाशु पठान से मिलने गया। बाशु ने इब्राहिम को हामिद से सुना हुआ पूरा किस्सा सुनाया। पूरा किस्सा सुनने के बाद इब्राहिम ने बाशु के आगे हाथ जोड़े और दाऊद की तरफ से माफ़ी मांगने लगा। लेकिन बाशु तो इब्राहिम की सुनने को राजी ही नहीं था। वो तो उसे बेइज्जत करने में लगा हुआ था। बाशु ने उसे याद दिलाया कि कैसे इब्राहिम के 14 बच्चे उसके रहमो कर्म पर पलते हैं। इब्राहिम चुपचाप अपनी ये बेइज्जती सुनकर वापस आ गया, लेकिन जवान साबिर से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने दाऊद को सब कुछ साफ साफ बता दिया। ये सुनकर दाऊद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने ठान लिया कि वो अपने पिता की इस बेइज्जती का बदला बाशु पठान से ज़रूर लेगा। दाऊद के बारे में एक बात तय है कि वो कोई भी काम जल्दी में नहीं करता है और पूरी तरह प्लान करके ही उस काम को करता है। और बाशु पठान के लिए भी दाऊद ने ऐसे ही कुछ अलग सोच कर रखा था। दाऊद को मालूम था कि हर फ्राइडे बाशु नमाज पढ़ने मस्जिद ज़रूर आता है। उस वक्त उसके साथ न तो कुछ हथियार ही होते हैं और न ही ज़्यादा पठान। दाऊद ने सोचा कि बाशु से बदला लेने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता था। उसने पूरी प्लानिंग के साथ अपने लड़कों को वहाँ तैनात कर दिया। जैसे ही बाशु पठान नमाज पढ़कर वहाँ से बाहर निकला, वैसे ही दाऊद के लड़कों ने उस पर हमला बोल दिया। ये हमला कोई बंदूक या चाकू से नहीं किया था, ये हुआ था सोडा की बोतलों से। दाऊद के लड़कों ने एक के बाद एक सोडा की बोतलों से बाशु पठान और उसके आदमियों पर हमला बोल दिया। पूरा बाशु गैंग एकदम सख्ते में आ गया। बाशु को ये तो पता था कि एक दिन दाऊद अपने पिता की बेइज्जती का बदला लेने ज़रूर आएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा बदला लेगा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इसका वो कैसे जवाब दे। सोडा की बोतलों से लगातार चोट हो रही थी और कांच के छोटे छोटे टुकड़े उसकी खाल में घुसते जा रहे थे। उसके पूरे शरीर से धीरे धीरे खून रिस रहा था। वहाँ दाऊद बोतलें फेंक रहा था और बाशु की हालत पर हंस रहा था। बाशु को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक कल का आया छोकरा उसके ही लोगों के सामने इस तरह उस पर बोतलों से हमला कर रहा था और ऊपर से उस पर हंस रहा था। उसने सीधे जाकर दाऊद को पकड़ना चाहा, लेकिन दाऊद भी इसके लिए रेडी था। जैसे ही बाशु पठान दाऊद की ओर बढ़ा, दाऊद ने एक पेटी निकाली जिसमें लाइट बल्ब भरे पड़े थे। दाऊद ने वो बल्ब बाशु पठान के ऊपर फेंकने शुरू कर दिए। बाकी लड़कों को भी दाऊद ने समझा रखा था कि वो भी बाशु के ऊपर बोतलों और बल्ब से हमला जारी रखे। बाशु के लिए ये दोहरी मार सहना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो किसी तरीके से डटा हुआ था, लेकिन बाशु का ड्राइवर समझदार था। वो जल्दी से उसकी मर्सिडीज़ को पार्किंग से निकाल कर ले आया। उसने बाशु को गाड़ी में बैठाया और उसे वहाँ से ले गया। दाऊद और उसके लड़कों ने बोतलें बरसाना जारी रखा। बाशु की मर्सिडीज़ के पीछे के शीशे टूट गए थे। आज दाऊद और उसके लड़कों ने एक पल में बाशु की पूरी इज्जत, पूरे रसूख को ख़त्म कर दिया था। बाशु पठान आज पहली बार मैदान से हार मानकर भाग रहा था। ये नज़ारा वहाँ नमाज पढ़ने आए सभी लोगों ने देखा। सब समझ गए थे कि अब उनका अगला दादा कौन है, लेकिन दाऊद इतने में कहाँ मानने वाला था। दाऊद जानता था कि अगर बाशु का वर्चस्व ख़त्म करना है तो पूरी तरह से करना होगा, नहीं तो वो पलटकर बहुत बुरा वार करेगा और दाऊद के पूरे गैंग का ही सफाया कर देगा। दाऊद अपने लड़कों को लेकर वहाँ पहुँचा जहाँ बाशु अपना दरबार लगाता था। वहाँ एकदम सन्नाटा था। दाऊद ने अपने हाथ में एक हॉकी स्टिक पकड़ी और बाशु के दरबार को तहस नहस करना शुरू कर दिया। उसका हर वार बाशु द्वारा उसके पिता इब्राहिम को दी गई गाली का बदला ले रहा था। पूरा मोहल्ला जिसने उस दिन बाशु पठान के हाथों इब्राहिम कास्कर को बेइज्जत होते देखा था, आज उसके लड़के का खूंखार रूप देख रहा था। सबने आज बाशु पठान का टूटा हुआ रसूख देखा था।
सब आज बाशु को ललकारने वाले आदमी का गुस्सा देख रहे थे। दरबार में मेज, कुर्सी, जो भी सामान था वो दाऊद और उसके लड़कों ने तहस नहस कर दिया था। दाऊद जानता था कि इतनी बेइज्जती के बाद बाशु अब जल्दी से अपना मुंह नहीं दिखाएगा। इसके कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने बाशु पठान को किसी पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया। कुछ सबूत पुलिस के हाथ लग गए थे, जिसके चलते पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। लोग कहते हैं कि इस गिरफ्तारी में भी दाऊद का ही हाथ था और बाद में भी उसने पुलिस के साथ मिलकर ऐसी बहुत से एनकाउंटर्स अपने दुश्मनों को हटाने के लिए करवाए थे। इधर मुंबई में हाजी मस्तान की फोटो आए दिन पेपर में छपा करती थी, इसलिए नहीं कि वो एक स्मगलर था और पुलिस उसे ढूंढ रही थी, बल्कि इसलिए कि वो आए दिन फिल्मी पार्टियों की शान हुआ करता था। वो हमेशा पब्लिक की आंखों के सामने ही रहता था। उसके सारे काम सबको खुश करते हुए ही चलते थे, चाहे वो पुलिस हो या फिर नेता हो या फिर बड़े उद्योगपति। दाऊद मस्तान की इस बात से बहुत चिढ़ता था। उसे लगता था कि मस्तान अपनी पावर का नाजायज फायदा उठाता है और बुरा बनने से भी बचता है। वो जानता था कि अगर किसी को मुंबई पर राज करना है तो उसे हाजी मस्तान के ऊपर से गुजर कर निकलना होगा। दाऊद ये काम करना चाहता था और इसी मौके की इंतजार में था। 1974 की बात है। दाऊद के 2 लड़कों को हाजी मस्तान के 2 किराए के पठानों ने बहुत बुरी तरह से मारा। दाऊद को जब ये पता चला, उसने मस्तान से बदला लेने की सोची। दाऊद अब बंबई में अपना नाम करना चाहता था। वो जानता था कि मस्तान को बाशु पठान की तरह उसका गुरूर तोड़कर नहीं हराया जा सकता। मस्तान की असली ताकत थी उसका पैसा, और उसे इसी में हराकर मस्तान को मात दी जा सकती है। दाऊद ने मस्तान का पैसा लूटने का प्लान बनाया। डॉक्स पर जब स्मगलिंग का माल बिकता था तो उसका एक हिस्सा मस्तान के पास कैश में पहुंच जाता था। ये काम मस्तान कई मारवाड़ी सेठों की मदद से करवाता था। ये सेठ पार्टी से माल का पैसा लेकर मस्तान के बताए अड्डे पर उसे पहुंचा दिया करते थे। अंडरवर्ल्ड में ये बात भी मशहूर थी कि ये सेठ लोग बिना किसी सिक्योरिटी के ये पैसा इधर से उधर करते थे। एक दिन दाऊद को अपने एक आदमी से ये टिप मिली कि एक मारवाड़ी सेठ मस्तान का पैसा लेकर मस्जिद बंदर से मस्तान के घर जाएगा। उसके पास पूरा 5 लाख रुपया होगा। 5 लाख उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी, जो आज के 15 करोड़ से भी ज्यादा थी। दाऊद ने जब ये सुना तो उसने इसे लूटने का प्लान बना लिया। उसने अपने लड़कों के 2 ग्रुप्स तैनात किए। एक को उसने कनैक ओवरब्रिज पर खड़ा कर दिया और दूसरे ग्रुप के साथ वो मुसाफिर खाना पर खड़ा हो गया। दाऊद के लोग उस इन्फॉर्मर के साथ सड़क पर हर आने जाने वाली टैक्सी को देख रहे थे। सब कुछ एकदम फिल्मी अंदाज में हो रहा था। तभी एक टैक्सी को देखकर इन्फॉर्मर ने इशारा किया कि ये ही वो सेठ है जो मस्तान के 5 लाख रुपये लेकर जा रहा है। इशारा देख दाऊद के लोग उस टैक्सी के पीछे भागे। वहीं आगे कुछ दूरी पर दाऊद भी अपने कुछ और लड़कों के साथ इसी का इंतजार कर रहा था। अपने लड़कों को एक टैक्सी के पीछे भागता देख दाऊद समझ गया कि इसी टैक्सी में पैसा है। उसने जल्दी से एक ठेले को टैक्सी के आगे कर दिया और टैक्सी को रोक लिया। दाऊद अब सोडा की बोतलों से बहुत आगे निकल चुका था। उसके पास अब चाकू और गन्स थे। दाऊद ने जैसे ही अपनी रिवॉल्वर की नोक सेठ के सीने पर रखी, वो उसे देखकर कांपने लगा। टैक्सी ड्राइवर भी सहमा हुआ था। दाऊद ने भारी आवाज में सेठ से पूछा, माल कहाँ है? सेठ ने फौरन अपना बैग आगे कर दिया। दाऊद ने उसे चेक किया तो उसमें कोई 2 लाख रुपए थे। दाऊद को गुस्सा आ गया। उसने फिर से पूछा, शाना बनता है? बाकी के पैसे कहाँ हैं? दाऊद के पूछने की देर थी कि ड्राइवर ने टैक्सी के ग्लव कंपार्टमेंट को खोला और एक डब्बा निकालकर दाऊद के हाथों में थमा दिया। दाऊद ने उसे खोलकर देखा तो वो नोटों से भरा हुआ था। पैसा मिलते ही दाऊद ने लड़कों को इशारा किया और देखते ही देखते सब वहां से चंपत हो गए। ये लूट उस वक्त की सबसे बड़ी लूट थी। सब कुछ प्लान के हिसाब से परफेक्ट था। बस एक चूक हो गई थी जिसका अभी दाऊद को पता नहीं था। ये पैसा मस्तान का नहीं था, बल्कि ये पैसा था बंबई के एक बैंक, मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक का।
दाऊद के इन्फॉर्मर ने उसे गलत खबर दे दी थी। अगले दिन शहर के सभी छोटे बड़े अखबारों में इस खबर के साथ दाऊद की फोटो छप गई। मुंबई में आज तक इतनी बड़ी बैंक डकैती नहीं हुई थी। पुलिस ने आनन फानन में इसकी कंप्लेंट दर्ज की और मारवाड़ी सेठ ने दाऊद की शिनाख्त कर दी। पुलिस ने बाकी लड़कों को पकड़ लिया, लेकिन दाऊद और शब्बीर पुलिस के हाथ नहीं लगे। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने इब्राहिम से भी बात की। उसने पुलिस को भरोसा दिलाया कि वो दाऊद और साबिर को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देगा। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को अलर्ट कर दिया। इब्राहिम ने जल्द ही अपने दोनों बेटों को ढूंढ लिया जो अपने एक रिश्तेदार के घर में छुपे बैठे थे। उस दिन इब्राहिम ने अपने दोनों लड़कों को अपनी पुलिस की बेल्ट से रात भर पीटा। कहते हैं कि उस रात मुसाफिर खाना में सबने दाऊद की चीखें सुनी। सुबह इब्राहिम खून से लथपथ दाऊद और शब्बीर को टैक्सी में डालकर पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस वालों ने जब उनकी ये हालत देखी तो उन्होंने दाऊद और शब्बीर को और नहीं मारा। दाऊद और शब्बीर को इस जुर्म में जेल जाना पड़ा। अब तक हाजी मस्तान को भी खबर लग चुकी थी कि डोंगरी का एक छोकरा जिगर वाला है जो आगे चलकर काम का आदमी साबित हो सकता है। हालांकि दाऊद तो खुद मुंबई का राजा बनना चाहता था। दाऊद भले ही मस्तान को न लूट पाया हो, लेकिन वो मस्तान की नज़र में ज़रूर आ गया था। दाऊद के प्रोफेशनल जुर्म की दुनिया की शुरुआत हो चुकी थी। बैंक डकैती के 2 साल बाद दाऊद ने एक बार फिर से राजनीति में कोशिश की। इस बार उसने राजनीति में सफल होने के लिए जरूरी पुलिस सपोर्ट और मीडिया दोनों को अपने साथ रखा। इकबाल नातिक नाम का एक युवा पत्रकार था जो रत्नागिरी से आया था। वो डोंगरी में ही रहता था और दाऊद उसको अच्छे से जानता था। नातिक ने कुछ वक्त तो मुंबई के न्यूज़पेपर्स में काम किया, लेकिन फिर उसने अपना खुद का पेपर शुरू करने की सोची। दाऊद भी इकबाल नातिक को जानता था और उसे बहुत पसंद भी करता था। एक तो वो डोंगरी का ही था, ऊपर से वो पठान गैंग के खिलाफ बहुत कुछ लिखता था। वो पठान गैंग के सारे काले कारनामे अपने पेपर में छापा करता था। दाऊद को ये सब पढ़कर बहुत मजा आता था। दाऊद को नातिक अपने जैसा लगता था। पठान गैंग से दोनों की दुश्मनी थी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए नातिक से दाऊद ने दोस्ती कर ली। नातिक को अब दाऊद के लड़कों से पठान गैंग के अंदर की खबरें मिलती थी और नातिक दाऊद के कहने पर अपने अखबार में पठान गैंग के खिलाफ सब कुछ उल्टा सीधा छापता था। दाऊद को अपनी राजनीति के लिए नातिक से बढ़िया कोई साथी नहीं मिल सकता था। 1977 में दाऊद ने नातिक को एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनाकर चुनाव में खड़ा करवा दिया। इस वक्त वहां पठान गैंग ने आतंक मचा रखा था। पठान गैंग के लड़के दिन दहाड़े लूट मार और खून खराबा करते रहते थे। इलेक्शन का माहौल था और पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना जरूरी था। डोंगरी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज एक लीखा नाम का ऑफिसर था। वो जानता था कि अगर ये सब कंट्रोल में लाना है तो ये काम सिर्फ करीम लाला के कहने पर ही हो सकता है। उसने करीम लाला तक ये रिक्वेस्ट पहुंचाने की सोची। उसने इब्राहिम कास्कर को थाने बुलवाया और उससे कहा कि वो जाकर करीम लाला से मिले और उससे रिक्वेस्ट करे कि कुछ समय के लिए उसके लड़के थोड़ी शांति बनाए रखें। इब्राहिम कास्कर ने लीखा से साफ कहा कि उसकी रेपुटेशन अब पहले जैसी नहीं है और उसे नहीं पता कि उसकी बात का पठान गैंग के लोगों पर क्या असर होगा। लेकिन जब लीखा ने जिद की तो वो मान गया। इसके बाद कुछ दिन बीत गए, लेकिन हालात में कुछ बदलाव नहीं आया। लीखा ने कुछ दिन और इंतजार किया, लेकिन धीरे धीरे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, पर पठान गैंग का आतंक कम नहीं हुआ। एक दिन लीखा इस बात से चिंतित अपने पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। तभी नातिक वहां उससे मिलने आया। लीखा को उसने परेशान देखा तो उसने उसका कारण पूछा। लीखा ने उसे अपनी परेशानी का कारण बताया। नातिक ने तब लीखा को कहा कि उसका तरीका गलत है और उसने डायलॉग मारा कि लोहा ही लोहे को काटता है। लीखा समझ गया कि नातिक क्या कह रहा है, लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आया कि पठान गैंग के सामने कौन टिकेगा और कौन उनसे पंगा लेगा। उसने नातिक से जब ये सवाल पूछा तो नातिक ने
फिर ये डायलॉग मारा, बाप को ट्राई कर लिया, अब बेटे को देख लो। पुलिस का इस तरह से डायरेक्ट सपोर्ट मिलने से दाऊद का काम अब काफी तेजी से बढ़ने लगा था। खैर, इलेक्शन खत्म हुए। दाऊद और लीखा के सपोर्ट के बावजूद नातिक इलेक्शन हार गया। दाऊद समझ गया कि राजनीति इतनी आसान नहीं है। पैसा और डर के साथ साथ यहाँ एक्सपीरियंस का होना भी जरूरी है। दाऊद तो ये बात समझ गया, लेकिन नातिक इतना समझदार नहीं था। अपनी हार को उसने ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। वो अपनी हार का जिम्मेदार पठान गैंग को मानता था और अपनी हार का गुस्सा उसने पठान गैंग पर निकालना शुरू कर दिया। अब अपने पेपर में वो सिर्फ पठान गैंग के खिलाफ ही लिखता था। पहले तो वो जब किसी पठान के खिलाफ लिखता था तो वो किसी सबूतों की बिना पर होता था, लेकिन अब तो उसने सुनी सुनाई बातों पर भी पठान गैंग के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया था। इस बात से पठान नातिक से बहुत ज्यादा गुस्सा थे। ये बात दाऊद और लीखा दोनों को पता थी, लेकिन नातिक के ऐसा करने से दोनों को फायदा हो रहा था, इसलिए उन्होंने उसे रोका नहीं। इन्हीं दिनों की बात है, एक नया शादीशुदा जोड़ा अपने हनीमून पर बंबई आया हुआ था। वो वहां एक लोकल लॉज में रुका हुआ था। एक दिन पठान गैंग के एक खूंखार पठान अयूब लाला की नजर उस लड़की पर पड़ गई। बस फिर क्या था, वो अपने कुछ साथियों के साथ पहुंच गया उस कपल के कमरे में। वहां उन्होंने उस मासूम के साथ पूरी रात गलत काम किया और सुबह निकलने से पहले पति पत्नी दोनों को मार दिया। पठान गैंग के डर से किसी ने भी पुलिस से कुछ नहीं कहा, लेकिन नातिक ने अपने अखबार में इस घटना का तफसील से जिक्र किया, जिसमें उसने अयूब लाला का नाम भी लिया। पुलिस को भी पता था कि ये काम अयूब लाला ने किया है, इसलिए इस खबर के छपने के बाद उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। कुछ महीने जेल में रहने के बाद अयूब लाला जब बाहर आया तो उसके सर पर खून सवार था। वो तो बस अब नातिक से अपना बदला लेना चाहता था। उसने नातिक को उसके घर से उठवा लिया और गाड़ी में ही अयूब के लोगों ने उसको मारना शुरू कर दिया। माहिम आते आते उन्होंने उसको बेहाल कर दिया और उसके अधमरे शरीर को उन्होंने खाड़ी के किनारे फेंक दिया। किसी तरह से नातिक ने हिम्मत कर अपने को संभाला और रेंगते हुए सड़क तक आ पहुंचा। वहां से कुछ अनजान लोगों ने उसे अस्पताल में एडमिट करा दिया। दाऊद और लीखा को जब ये पता चला तो वो उससे मिलने अस्पताल आए। वहां नातिक ने उन्हें पूरी बात बताई। दाऊद को बहुत गुस्सा आया। 2 दिन बाद इन चोटों की वजह से नातिक की मौत हो गई। दाऊद इस बात से एकदम पागल सा हो गया। इतने समय में वो नातिक के काफी करीब आ गया था और उसका करीबी दोस्त बन गया था। नातिक की मौत ने दाऊद को एकदम बदल दिया। अब तक तो वो पैसा कमाने और नाम बनाने के लिए काम कर रहा था, लेकिन अब वो नातिक की मौत का इंतकाम चाहता था। उसने अयूब लाला से बदला लेने की ठान ली। आपको याद होगा कि दाऊद ने पठानों में से एक पठान बाशु पठान को हराकर अपना नाम बनाया था। बाशु पठान के गैंग में एक पहलवान था, खालिद पहलवान। बाशु पठान वाली घटना के बाद दाऊद ने खालिद पहलवान को अपने गैंग में शामिल कर लिया था। खालिद पहलवान भी अयूब लाला से नफरत करता था। पठान गैंग में रहते हुए अयूब ने कई बार खालिद की बेइज्जती की थी। खालिद को अयूब द्वारा औरतों का शोषण भी पसंद नहीं था। दाऊद ये सब बातें जानता था, इसीलिए उसने खालिद को कहा कि जाओ और अयूब को पकड़कर खत्म कर दो। जब अयूब को ये पता चला तो वो अंडरग्राउंड हो गया। कुछ दिन तो वो चुप रहा, लेकिन था तो वो एक दबंग ही। जल्द ही वो इससे उकता गया और बाहर निकल आया। एक दिन खालिद को पता चला कि अयूब पास ही के दारू के अड्डे पर शराब पी रहा है। खालिद अयूब से निपटने वहां अकेले ही पहुंच गया। अयूब को देखते ही खालिद की आंखों में खून उतर आया। वो अयूब को जान से मार देना चाहता था। खालिद ने अयूब को कॉलर से पकड़ा और खींचकर बाहर ले आया। उसने अयूब को लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। वैसे तो अयूब भी बड़ा गुंडा था, लेकिन आज उसकी खालिद पहलवान के सामने कुछ नहीं चल रही थी। खालिद ने अपना रामपुरी चाकू निकाला और अयूब की एड़ियां काट दी। अयूब अब अपने हाथों के बल घिसटता हुआ आगे बढ़ रहा था।
खालिद उसे इस हाल में भी लात घूंसों से मार रहा था। पूरी सड़क पर खून की लकीर बन गई थी। सब लोग ये तमाशा देख रहे थे। फिर खालिद ने उसी चाकू से अयूब को जान से मार दिया। पूरे एरिया के लोग ये नजारा देख रहे थे। इसके बाद सब तरफ दाऊद की दहशत बन गई थी और दाऊद सही मायनों में अब एक साधारण गुंडे से बढ़कर डॉन बन गया था। इस वक्त तक मुंबई पर 3 गैंग राज करते थे, पठान गैंग, वरदराजन गैंग और हाजी मस्तान गैंग। दाऊद और पठान गैंग के झगड़े में सबका नुकसान हो रहा था, जिसमें हाजी मस्तान भी शामिल था। अयूब की मौत के बाद तो ये दुश्मनी और भी बढ़ गई। हर वक्त कोई किसी न किसी की हत्या कर रहा होता था। इस पूरे झगड़े में हाजी मस्तान का भी बहुत नुकसान हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब वक्त आ गया है कुछ करने का, नहीं तो सबका ही नुकसान हो जाएगा। इसी मंशा से उसने मस्तान ने वही किया जिसमें वो माहिर था। उसने पठान गैंग और दाऊद के बीच दोस्ती करवाने की सोची और अपने घर पर सभी गैंगस्टर्स की एक मीटिंग बुलवाई। इस मीटिंग में मुंबई के सभी छोटे बड़े डॉन शामिल हुए। इस मीटिंग में हाजी मस्तान ने कहा कि दाऊद और पठान गैंग एक ही कौम के लोग हैं, तो फिर आपस में ये खून खराबा क्यों? उसने कहा कि उसे दुख होता है जब उसकी कौम के लोग एक दूसरे को जान से मार देते हैं। उसने कहा कि सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, इसी में सबका फायदा है। मस्तान की इस बात पर पठान गैंग ने दाऊद की शिकायत गिनानी शुरू कर दी। खैर अंत में दाऊद उठा और उसने कहा कि वो यहाँ मौजूद सभी बड़ों की इज्जत करता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो और उसका गैंग बेवजह ऐसे ही किसी भी पठान गैंग के मेंबर को नहीं मारेंगे। उसकी इस बात के बाद वहाँ की महफिल का माहौल हल्का हो गया और सभी एक दूसरे के साथ घुल मिलकर बात करने लगे। हाजी मस्तान को उस दिन ये बात समझ आ गई थी कि दाऊद भले ही एक 21 साल का छोकरा है, लेकिन वो बहुत ही सुलझा हुआ बंदा है। दाऊद भी समझ गया था कि इस सुलह से हाजी मस्तान का परचम और ऊपर जाएगा, लेकिन उसे इंतजार था उस दिन का जब हाजी का टाइम खत्म होगा और वो मुंबई का राजा बनेगा। आज दाऊद ने वहां मौजूद सभी गैंगस्टर को बता दिया था कि मुंबई में अब पठान गैंग, मस्तान गैंग और वर्धा गैंग की बराबरी पर एक और गैंग भी है, दाऊद साबिर गैंग। मुंबई का सहार एयरपोर्ट। अभी दुबई से मुंबई की फ़्लाइट लैंड हुई और उसमें से सभी पैसेंजर्स बाहर निकले। इन्हीं में से एक पैसेंजर, करीब 30-35 साल का स्मार्ट सा दिखने वाला आदमी, बड़े आत्मविश्वास से चलकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वॉशरूम में उसने अपना चेहरा धोया, तभी वहाँ कचरा उठाने वाला कर्मचारी आया और उसने शीशे में देखा। दोनों की नज़रें शीशे में ही मिली और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा हुआ। इसके बाद उस आदमी ने अपना बैग खोला और उसमें से एक मिठाई का डिब्बा निकाला। वो डिब्बा उसने बाहर रखे डस्टबिन में फेंक दिया। इसके कुछ देर बाद वो सफाई कर्मचारी वहाँ आया और उसने उस कचरे के डब्बे से पलटकर सारा कचरा अपनी पेटी में डाल लिया। यह था दाऊद का स्मगलिंग का नया तरीका। दरअसल सफाई कर्मचारी दाऊद के लिए काम कर रहा था और वो पैसेंजर भी दाऊद के लिए कुरियर का काम कर रहा था। ये सफाई कर्मचारी स्मगलिंग का सामान कचरे के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकाल देते थे, जहाँ से बाहर खड़ी गाड़ी में दाऊद के लोग ये सोना अपने गोडाउन में ले जाते थे। ये उस वक्त स्मगलिंग का नया तरीका था। इससे दाऊद को बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा। दाऊद इस तरीके से सोना, करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं स्मगल किया करता था। ये वो वक्त था जब पुराने स्मगलर्स समुद्र के रास्ते स्मगलिंग करते थे। दाऊद ने हवाई जहाज़ के द्वारा स्मगलिंग का ये नया तरीका निकाल लिया था। इस वजह से दाऊद अपने काम में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा था और ये बात पठान गैंग को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। पैसे की वजह से अब दाऊद का रसूख बहुत बढ़ने लग गया था और उसे
अब रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। अब उसने मुंबई के बाहर गुजरात, दमन और रत्नागिरी के कोस्टल एरिया पर भी स्मगलिंग के लिए अपना कब्जा जमा लिया था। 1980 के बाद तो दाऊद का दुबई आना जाना काफ़ी बढ़ गया था। अब उसका दुबई के शेखों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया था। वहाँ अब उसके बहुत अच्छे लिंक हो गए थे। दाऊद की दौलत बढ़ती जा रही थी। इस वजह से उसकी पकड़ पुलिस डिपार्टमेंट और सरकार में काफ़ी अच्छी हो गई थी। दाऊद का मुसाफिर खाना अब एक किले की तरह मजबूत हो गया था। अब वहाँ उसके बंदूकधारी बॉडीगार्ड्स पहरा देते थे। वहाँ के लोग भी उसे बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि दाऊद की वजह से वो भी तो अमीर हो रहे थे। पठान गैंग इस सब से नाखुश था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। दाऊद को तो अब मस्तान का सपोर्ट भी मिल गया था। पठान गैंग का लीडर अब अमीर ज़्यादा था, जो करीम लाला का भतीजा था। वो तो दिन रात दाऊद और उसके भाई साबिर को ठिकाने लगाने की कोशिश में लगा रहता था, लेकिन दाऊद के सुरक्षा इंतज़ामों की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा था। दाऊद हमेशा बहुत ही सतर्क और डिसिप्लिन रहता था, लेकिन साबिर इतना समझदार और सुलझा हुआ नहीं था। साबिर शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। वो अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करता था, लेकिन जब एक बार उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो उसने अपनी जिस्मानी ज़रूरत पूरी करने के लिए कोठे का सहारा लिया। मुंबई में कमाठीपुरा इस काम के लिए मशहूर है, लेकिन वो आम लोगों के जाने की जगह है। उन दिनों हाई क्लास अच्छी लड़की के लिए कांग्रेस हाउस एक जगह थी, जहां इस तरह की कॉल गर्ल्स मिला करती थीं। साबिर भी कांग्रेस हाउस गया और उसे वहां चित्रा नाम की लड़की मिली। चित्रा देखने में एक आम लड़की की तरह थी, लेकिन उसमें अदाएं कमाल की थीं। उसकी इन अदाओं ने साबिर का दिल जीत लिया। नतीजा ये हुआ कि अब हर दूसरी रात साबिर चित्रा के साथ बिताने लगा। आया तो वो अपने जिस्म की भूख मिटाने था, लेकिन वो चित्रा के प्यार में ही पड़ गया। वो चित्रा के साथ वो सब करता जो नॉर्मली एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है, यानी साथ में पिक्चर देखना, चौपाटी पर घूमना या फिर 5 स्टार होटल में खाना खाने जाना। चित्रा भी इससे बहुत खुश थी। आज तक किसी ने उसे ऐसे ट्रीट नहीं किया था, इसलिए खुशी से वो तो 7वें आसमान पर रहती थी। कांग्रेस हाउस में चित्रा की एक दोस्त और भी थी, नंदा। वो भी चित्रा के जैसे वैश्यवृत्ति का काम करती थी। दोनों अच्छी दोस्त थीं, इसलिए चित्रा उससे अपने दिल की हर बात बताती थी। नंदा चित्रा के लिए खुश थी, लेकिन उसे अपने लिए दुख होता था। वो चाहती थी कि उसका भी ऐसे कोई आशिक हो जो उसे घुमाए फिराए और ऐश कराए। ये बात जल्द ही अंडरवर्ल्ड में फैल गई। पठानों को भी इस बात का पता चल गया। उन्होंने चित्रा को खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन वो भी अब साबिर से प्यार करने लगी थी। इसलिए उसने पठानों को कुछ भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। चित्रा ने ये बात साबिर को भी बताई थी, लेकिन उसने इसे सीरियसली नहीं लिया। पठान गैंग की लॉटरी तब लगी जब उनके हाथ में नंदा लगी। अमीरजादा भी कांग्रेस हाउस आता जाता रहता था। उसका तो एक ही मकसद था, अपने जिस्म की भूख को शांत करना। वहाँ उसे चित्रा और नंदा की दोस्ती का पता चला। फिर क्या था, उसने एक चाल चली। उसने नंदा के बारे में सब पता लगाया और उसे अपने प्यार के नाटक में फांस लिया। उसने नंदा के साथ वही सब किया जो साबिर चित्रा के साथ करता था। वो उसे पिक्चर दिखाने ले जाता था, बाहर घुमाने ले जाता था। नंदा को तो जैसे वो सब मिल गया जिसकी वो तलाश में थी। वो तो अमीरजादा के प्यार में जैसे पागल हो गई थी। वहीं दूसरी ओर चित्रा अपनी सहेली नंदा से अब कुछ शेयर करती थी, और नंदा प्यार में पड़कर वही सब कुछ अमीरजादा के आगे उगल देती थी। एक रात की बात है, चित्रा अपनी सहेली नंदा के पास आई और खुश होकर बोली कि साबिर उसको आज रात लोनावला लेकर जा रहा है। वो उसके साथ गाड़ी में लोनावला जाएगी। रात को जब अमीरजादा ने नंदा को फ़ोन किया तो उसने ये बात अमीरजादा को बता दी। ये सुनकर अमीरजादा ने हड़बड़ी में फ़ोन काट दिया। अमीरजादा को आज एक बहुत अच्छा मौका दिख रहा था। उसने फ़ोन काटा और इस मिशन के लिए अपने साथियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसके इन साथियों में से एक था मान्य सुर्वे। मान्य बहुत ही चालाक और शातिर क्रिमिनल था। उसे जासूसी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था।
रास्ते में जाते हुए साबिर को अपनी कार के रियर मिरर में एक एम्बेसडर कार दिखी जो पूरी तरह फूलों से सजी हुई थी। साबिर को लगा कि कोई नया शादीशुदा जोड़ा इस गाड़ी में घूमने निकला है। कुछ दूर जाने के बाद साबिर को एहसास हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल कम है, तो उसने गाड़ी पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ ली। वो फूलों से सजी गाड़ी भी पेट्रोल पंप के अंदर चली आई। साबिर ने जब उस गाड़ी को ध्यान से देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। गाड़ी से अमीरजादा अपने कुछ साथियों के साथ उतर रहा था। इनमें मान्य सुरवे भी था। सभी के हाथों में गन थी। साबिर ने फौरन चित्रा को गाड़ी से बाहर धक्का देकर उतारा और ग्लोव्स कंपार्टमेंट से अपनी गन निकालने लगा, लेकिन उसे इतना मौका नहीं मिला। अमीरजादा ने अपने साथियों के साथ साबिर पर गोलियों की बौछार कर दी। साबिर को 9 गोलियां लगीं और उसकी मौत हो गई। दाऊद साबिर सिंडिकेट में से अब साबिर की मौत हो गई थी और दाऊद अकेला रह गया था। इस हादसे ने पूरी डोंगरी को हिला कर रख दिया था और सब लोग यही सोच रहे थे कि दाऊद अब क्या करेगा और अपने भाई की हत्या का बदला कैसे लेगा। कि मन्या सुरवे और अमीरजादा ने दाऊद के बड़े भाई साबिर को जान से मार दिया। दाऊद साबिर की मौत के बाद बहुत दुखी था। उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा था। कुछ ही दिनों में दाऊद ने यह पता लगवा लिया कि साबिर के मर्डर के पीछे अमीरजादा और मन्या सुरवे का हाथ है। उसने सोच लिया कि उसे इन दोनों को मारकर अपने भाई की मौत का बदला लेना है। वैसे तो दाऊद इन दोनों को खत्म करने के लिए बेताब था, लेकिन दाऊद हमेशा हर काम को सोच समझकर और प्लानिंग करने के बाद ही करता था। इस बार भी उसने प्लान करके ही इस काम को करने की सोची। वैसे देखा जाए तो मन्या सुरवे और दाऊद की कोई आपसी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मन्या सुरवे ने अमीरजादा का साथ दिया था, इसलिए उसका मरना अब तय था। मन्या सुरवे एक बॉडी बिल्डर और एक पढ़ा लिखा आदमी था। मन्या के खुद के भाई ने ही झूठे केस में जेल भिजवाकर उसे क्राइम की दुनिया में धकेल दिया था। अब तक दाऊद स्मगलिंग करके काफी पैसा कमा चुका था। पुलिस वालों को पैसा देकर पुलिस डिपार्टमेंट में उसका अच्छा रसूख हो गया था। पुलिस को दाऊद से कुछ खास परेशानी नहीं थी। पठान गैंग के मुकाबले दाऊद अभी छोटा सरदर्द था और पुलिस की नज़र में वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। पुलिस दाऊद के जरिए पठान गैंग को काबू में रखना चाहती थी। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि दाऊद और पुलिस में उस वक्त बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन दाऊद को पता चला कि मन्या सुरवे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके कॉलेज जाने वाला है। उसकी गर्लफ्रेंड का कॉलेज वडाला में था। दाऊद ने यह खबर मुंबई पुलिस में अपने लोगों को दे दी। उसने शर्त ये रखी कि मन्या सुरवे को पुलिस जिंदा गिरफ्तार नहीं करेगी, बल्कि जान से मार देगी। पुलिस ने भी अच्छे से अपनी फील्डिंग लगा ली थी और जब सुरवे वहां पहुंचा तो पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उस पर गोलियां चला दी। मन्या को कई गोलियां लगी और वो घायल हो गया। मन्या भी पुलिस और दाऊद की सांठ गांठ का ये खेल जानता था। जब मन्या सुरवे को पुलिस अस्पताल ले जा रही थी, तब जख्मी हालत में भी मन्या सुरवे पुलिस और दाऊद को गालियां दे रहा था। कहते हैं कि पुलिस भी जानबूझकर मन्या को तब तक अस्पताल लेकर नहीं पहुंची जब तक उसकी सांसें चल रही थी। इस एनकाउंटर में मन्या सुरवे की मौत हो गई। अब दाऊद के निशाने पर था अमीरजादा। समस्या ये थी कि अमीरजादा अंडरग्राउंड हो गया था और दाऊद सोच रहा था कि उसे कैसे ढूंढा जाए। लेकिन दाऊद की किस्मत अच्छी थी कि एक दिन अचानक पुलिस को अमीरजादा मिल गया और उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। हुआ ये कि उन दिनों बॉलीवुड में शक्ति फिल्म रिलीज हुई थी जो सुपरहिट हो चुकी थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे मुशीर रियाज। शक्ति फिल्म से मुशीर रियाज ने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया था। ये बात अंडरवर्ल्ड को भी पता थी। एक दिन बीच रास्ते से ही मुशीर रियाज को पठान गैंग के लोगों ने किडनैप कर लिया। उन्होंने मुशीर से एक मोटी फिरौती मांगी और पैसे लेकर उसे छोड़ दिया। ये बात मीडिया में भी खूब उछाली गई और पुलिस के ऊपर
मुशीर के किडनैपर्स को पकड़ने के लिए बहुत दबाव बनना शुरू हो गया। मुशीर जब वापस आए तो पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उनके बयान के अनुसार पुलिस ने पठान गैंग को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में पुलिस ने उनके एक छिपने के अड्डे का पता लगा लिया और उन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए गुंडों में आमिरजादा भी शामिल था। आमिरजादा अब पुलिस की हिरासत में था और बात दाऊद को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि जेल में वो आमिरजादा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। दाऊद के लिए आमिरजादा का गिरफ्तार होना कोई मायने नहीं रखता था। वो तो उसको अपने हाथों से ख़त्म करना चाहता था। दाऊद जानता था कि मन्या तो सिर्फ एक प्यादा था। उसके भाई की मौत के पीछे का असली कारण सिर्फ और सिर्फ आमिरजादा है। दाऊद गैंग में एक बड़ा राजन नाम का आदमी था। ये वही बड़ा राजन था जो छोटा राजन का गुरु था। उसने आमिरजादा को ख़त्म करने की जिम्मेदारी ली। बड़ा राजन ने अब इस काम को करने की प्लानिंग शुरू कर दी। उसने प्लान बनाया कि आमिरजादा को कोर्ट में ही मारेंगे, क्योंकि तब उसकी सुरक्षा के लिए पठान गैंग से वहाँ कोई नहीं होगा। इस काम के लिए उसने डेविड परदेसी नाम के एक छोटे अपराधी को चुना। उस ज़माने में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि कोर्ट के अंदर भी किसी का मर्डर किया जा सकता है, वो भी पठान गैंग जैसे खतरनाक गैंग के नंबर 2 का मर्डर। 6 सितंबर 1983 को परदेसी को सिटी कोर्ट में ले जाया गया। परदेसी को पता था कि वो क्या करने जा रहा है। इस वजह से वो काफ़ी परेशान भी था। वो टेंशन में था कि अंदर क्या होगा। अपने काम को वो कैसे अंजाम देगा, अभी उसे कुछ मालूम नहीं था। उसने एक लूज शर्ट पहनी थी और उसके अंदर अपना रिवॉल्वर छुपाया हुआ था। वो घबराते हुए अदालत के अंदर घुस गया। अदालत के अंदर लोगों की बहुत भीड़ थी। तभी जज साहब ने अपना हथौड़ा चलाया और पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा फैल गया। इसके बाद आमिरजादा को तलब करने का हुक्म मिला और परदेसी ने कमीज के अंदर छुपा रखे रिवॉल्वर को बाहर निकाल लिया। परदेसी के आगे एक दिक्कत थी, वो ये कि उसके और आमिरजादा के बीच बहुत से लोग थे। सामने पुलिस वाले थे, जिस वजह से उसे आमिरजादा के ऊपर साफ निशाना लगाने में प्रॉब्लम आ रही थी। और ऊपर से उसे दाऊद की साफ हिदायत थी कि गोली सीधे आमिरजादा को ही लगनी चाहिए। आमिरजादा को मारने के बाद परदेसी को अदालत की खिड़की से नीचे कूदना था, जहां एक जीप के साथ बड़ा राजन और उसका ड्राइवर बलराम उसका इंतजार कर रहे थे। परदेसी के दिमाग में इस वक्त खलबली मची थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे करे। तभी सामने वाला पुलिस वाला थोड़ा सा अपनी जगह से हिला और अचानक से परदेसी ने आमिरजादा के माथे पर निशाना साधा और गोली दाग दी। अदालत के कमरे में एक हल्का सा धमाका हुआ और आमिरजादा अपने घेरे के बीचों बीच गिर पड़ा। अदालत में सब तरफ भगदड़ मच गई। लोग हर तरफ भागने लगे। वहीं नीचे जीप में उसका इंतजार कर रहे लोग ये सोचकर वहां से चले गए कि परदेसी इतनी देर होने के बाद भी नहीं आया तो पक्का वो मारा ही गया होगा, क्योंकि वो जानते थे कि वहां से जिंदा निकलना नामुमकिन था। लेकिन परदेसी समझदार निकला। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद उसने कोई बहादुरी नहीं दिखाई और सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, जहां सब इंस्पेक्टर बागवान के कहने पर वो आमिरजादा के मर्डर में दाऊद के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गया। इसके बाद दाऊद को पुराने डॉन्स यानी पठान गैंग, वर्धा गैंग और मस्तान गैंग से कोई खास चैलेंज नहीं बचा था। दाऊद अब मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बन गया था। वक्त के साथ दाऊद अब दुबई शिफ्ट हो गया था। दाऊद के गैंग को अब मुंबई में छोटा राजन चलाता था। राजन और दाऊद के बीच में अच्छी दोस्ती थी। दिसंबर 1993 दुबई की एक रंगीन रात थी। दुबई की सड़कों पर अय्याशी और मौज मस्ती करने वाले लोगों की चहल पहल थी। दुबई के एक रेस्टोरेंट में 5 लोग बैठे शराब पी रहे थे। उनकी टेबल पर शराब की बोतलें पड़ी हुई थीं। धीरे धीरे रात और ज़्यादा गहराती जा रही थी और ये 5 शख्स शराब पीकर एकदम आउट हो चुके थे। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि 31 तारीख को एक बड़ा खेल होने वाला है और समझ लो कि वो तो गया।
इस पर दूसरा आदमी सवाल पूछता है कि भाई कौन गया, किसकी बात कर रहे हो? तो पहला आदमी मुस्कुराते हुए जवाब देता है। तो दूसरे आदमी के सवाल पूछने पर पहले आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नाना यानी छोटा राजन, उसकी पुंगी बजने वाली है। कौन थे ये 5 लोग जो अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के मर्डर के प्लान की बात कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि राजन को मारकर समुद्र में फेंक देंगे, राजन की पुंगी बजने वाली है। शराब के नशे में राजन को मारने की बात करने वाले ये 5 शख्स कोई और नहीं बल्कि डी कंपनी के खूंखार शार्प शूटर थे। इन 5 लोगों में शामिल थे सुनील सावंत उर्फ सौत्या, गुरु सातम, अनिल परब और बाकी 2 लोग। जैसा आप जानते ही हो कि ये सब डी कंपनी यानी दाऊद के गैंग के मेंबर्स थे। छोटा राजन भी उस वक्त दाऊद के साथ ही था और दुबई में ही था। 26 तारीख को दाऊद के जन्मदिन की पार्टी थी। खूब खुशी और जश्न का माहौल था। छोटा राजन जो उस वक्त तक दाऊद गैंग का नंबर 2 हुआ करता था, वो भी इस पार्टी में शामिल था। लेकिन इस पार्टी में कुछ ऐसा हुआ जो राजन को पसंद नहीं आया। दाऊद बार बार छोटा शकील और सौत्या के पिछले मिशन की तारीफ करता रहा। उस मिशन में इन लोगों ने मुंबई के एक हॉस्पिटल में घुसकर गोलीबारी की थी और दाऊद के दुश्मनों को मार गिराया था। हालांकि इसमें कुछ पुलिस वाले और सिविलियंस भी मारे गए थे। एक तो राजन को इस ऑपरेशन के बारे में बताया ही नहीं गया था और फिर ऊपर से दाऊद बार बार इस ऑपरेशन की कामयाबी की इतनी तारीफ कर रहा था कि छोटा राजन कुड़ गया और चुपके से पार्टी छोड़कर निकल गया। लेकिन 28 तारीख को अर्ली मॉर्निंग छोटा राजन को एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला उसको बताता है कि दाऊद आपका गेम ओवर करने वाला है। आपके लिए दाऊद ने फील्डिंग लगा ली है। अगर आप अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। उस वक्त छोटा राजन दुबई में एक होटल में ठहरा हुआ था। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। गेम के अंदर गेम चल रहा था यहाँ। एक तरफ दाऊद और उसके लोग छोटा राजन को टपकाने की प्लानिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ यहाँ कोई डी गैंग से फ़ोन करके छोटा राजन को अलर्ट कर रहा था। राजन ने सोचा कि वो बुरी तरह से फंस गया है। उसका पासपोर्ट भी दाऊद के पास था। पूरे दुबई में दाऊद का होल्ड था। हर तरफ उसके आदमी थे। ऐसे में राजन की समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। जिस आदमी ने उसे उसके मर्डर के प्लान के बारे में बताया था, वो उससे ज़्यादा और कुछ मदद नहीं कर सकता था, वरना उस इंसान की जान को खतरा हो सकता था। राजन सोचने लगा कि वो और दाऊद तो अच्छे दोस्त थे, फिर उनके बीच ये इतने फासले कैसे हो गए कि दाऊद उसे मरवाने की सोच रहा है। राजन को ये चिंता सताने लगी थी कि अब वो बिना पासपोर्ट के दुबई से कैसे निकलेगा। जिस इंसान ने राजन को ये खबर दी थी वो राजन का बहुत ही वफादार था। उसका नाम था गुरु सातम, इसलिए खबर तो पक्की ही थी। राजन का पूरा दिन इसी बात को सोचने में लग गया और फिर शाम होते होते उसने तय कर लिया कि उसे क्या करना है। अब उसे रात होने का इंतजार था क्योंकि दिन में बाहर निकलना खतरनाक था। रात होते ही उसने अपनी गाड़ी निकाली और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर में ही उसकी मंजिल उसके सामने थी और वो पहुंच चुका था इंडियन एम्बेसी में। दुबई में दाऊद बहुत ही पावरफुल था। हर जगह उसके आदमी थे। राजन किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। ऊपर से उसके पास उसका पासपोर्ट भी नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि इंडियन एम्बेसी ही उसको बचा सकती थी। एम्बेसी पहुंचकर राजन वहां मौजूद अधिकारी से कहता है, मैं इंडिया का मोस्ट वांटेड डॉन छोटा राजन हूं। ये सुनते ही उस अधिकारी के पांव तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगा कि इंडिया का मोस्ट वांटेड भला कानून की दहलीज पर क्या करने आया है। उसने फटाफट अपने सीनियर ऑफिसर्स को इस बात की खबर कर दी और कुछ देर में वो भी वहां पहुंच गए। राजन ने उनके सामने खुलकर अपनी पूरी बात रख दी। राजन ने उन्हें ऑफर दिया कि मैं दाऊद के साथ काम करता हूं, लेकिन अब दाऊद मुझे मारना चाहता है। आप मुझे दुबई से बाहर निकाल दो। बदले में दाऊद के हर धंधे, हर कार्टेल, सिंडिकेट, प्रॉपर्टी, दाऊद की सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा मैं आपको मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, जिससे आपको उस केस को सुलझाने में बड़ी मदद मिलेगी। राजन के ऑफर में काफ़ी दम था, इसलिए वहां के अधिकारियों ने एम्बेसी में मौजूद इंटेलिजेंस ऑफिसर को इस बात की जानकारी दे दी। आपको बता देती हूँ कि हर इम्पॉर्टेंट एम्बेसी में कुछ रॉ या आईबी के ऑफिसर्स ज़रूर होते हैं। उस इंटेलिजेंस ऑफिसर ने भी एक बार फिर से राजन से बात की
उसे लगा कि मौका अच्छा है और राजन से ली गई इंफॉर्मेशन काम आ सकती है। उसने दिल्ली में आईबी हेडक्वार्टर में फ़ोन मिलाया और दिल्ली में अपने बॉस को बताया कि राजन हमें दाऊद गैंग के खिलाफ सारी इंफॉर्मेशन देगा। इसमें मुंबई ब्लास्ट से जुड़ी इंफॉर्मेशन भी है। इसके बदले में हमें राजन को दुबई से सुरक्षित निकालकर किसी सेफ कंट्री में पहुंचाना है। दिल्ली में बैठे सीनियर आईबी ऑफिसर ने दुबई एम्बेसी में तैनात ऑफिसर से कुछ समय मांगा और सीधा होम मिनिस्ट्री की तरफ रुख किया। वहां जाकर उन्होंने पूरा किस्सा डिस्कस किया और होम मिनिस्ट्री से इस काम के लिए अप्रूवल ले लिया। इसके बाद ये तय हुआ कि क्योंकि राजन के पास पासपोर्ट नहीं है, इसलिए उसे ऐसे देश में ले जाया जाए जहां पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इस काम के लिए नेपाल को चुना गया और छोटा राजन को इंडियन इंटेलिजेंस के चार्टर्ड प्लेन से रात को ही नेपाल ले जाया गया। नेपाल पहुंचकर छोटा राजन को भारत द्वारा दिए गए एक सेफ हाउस में 2 महीने के लिए रखा गया। यहाँ पर भारतीय सीक्रेट सर्विस के लोग लगातार राजन से पूछताछ करते रहे और उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन राजन तो बहुत ही शातिर था। वो समझ गया था कि अगर उसने सब कुछ उगल दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी और ये एजेंट उसे मरने के लिए छोड़ देंगे। नेपाल में आईएसआई और दाऊद का भी बड़ा नेटवर्क था। राजन को ज्यादा दिन वहां रखना भारतीय एजेंट्स को सेफ नहीं लगा। उन्होंने राजन की मोहन कुमार के नाम से नकली आइडेंटिटी बनाई और उसे मोहन कुमार बनाकर मलेशिया भेज दिया। दाऊद से पंगा लेकर अब्दुल कुंजू को इस बात का पता लगा तो वो घबरा गया। वो अपनी जान बचाने के लिए मुंबई के दूसरे डॉन्स के पास मदद के लिए गया। इनमें से कई डॉन मुस्लिम्स भी थे। अब्दुल कुंजू ने सोचा था कि मुस्लिम होने के कारण शायद वो उसकी मदद कर देंगे, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। अब कुंजू अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागता फिर रहा था। आखिरकार जब कुंजू को कोई भी रास्ता नहीं दिखा तो उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने सोचा कि पुलिस की कस्टडी में रहने से शायद उसकी जान बच जाए। कुंजू ने अपना शातिर दिमाग चलाया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि राजन का दिमाग उससे भी 2 कदम आगे चल रहा था। छोटा राजन में एक खास बात थी, वो मसल पावर के साथ साथ दिमाग का भी बखूबी इस्तेमाल करता था। उसने अपने पूरे गैंग को एक कंपनी की तरह से चलाना शुरू कर दिया था। छोटा राजन ने अपना एक पूरा नेक्सस बना लिया था, जिसमें क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, बाहुबली सभी लोग शामिल थे। छोटा राजन ने धीरे धीरे पूरी दुनिया भर में डी कंपनी को मशहूर कर दिया।
उसने या तो बाकी सभी माफिया और गैंग्स को अपने साथ मिला लिया या फिर उनको खत्म कर दिया। छोटा राजन ने नए इंटरनेशनल अलायंस भी बनाने शुरू कर दिए। अब हम आते हैं 90 के दशक में। इस वक्त बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था। बॉलीवुड की कई हीरोइन थी जिन्हें दौड़ दौड़ कर दाऊद इब्राहिम के पास दुबई जाना पड़ता था। कहते हैं इनमें से कुछ तो अंडरवर्ल्ड के डर से गई और कुछ वहां अपनी मर्जी से जाती थी, क्योंकि इस संबंध से उन्हें बॉलीवुड में काम मिलने में आसानी होती थी। बॉलीवुड को दाऊद के लिए अपने इशारों पर नचाने वाला छोटा राजन ही था। लेकिन डी कंपनी में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें छोटा राजन से प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। वो छोटा राजन से जलने लगे थे। इन लोगों में शरद शेट्टी, छोटा शकील और सुनील सावंत का नाम सबसे ऊपर था। सुनील सावंत को दाऊद की किलिंग मशीन भी कहा जाता था। इसी समय दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को दाऊद के दुश्मनों ने जान से मार दिया। उसकी हत्या कर दी गई। दाऊद के लिए यह बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि मुंबई में उसके बहनोई की हत्या हो गई थी और वो दुबई में बैठा हुआ था। दाऊद ने इसका बदला लेने का काम छोटा राजन को दिया था, लेकिन पुलिस के कड़े बंदोबस्त होने के कारण उसे ये काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। टी गैंग में राजन के विरोधियों ने इस मौके को सही तरीके से भुनाया। इस मर्डर के कुछ दिन बाद एक दिन दुबई में दाऊद इब्राहिम और उसके नज़दीकी साथी रात में शराब पीने बैठे हुए थे। इनमें छोटा शकील, सौतीय उर्फ सुनील सावंत और शरद शेट्टी शामिल थे। इस वक्त इन लोगों ने छोटे राजन के खिलाफ दाऊद के कान भरना शुरू कर दिया। इन लोगों ने दाऊद को भड़काते हुए कहा कि छोटा राजन तो बंबई में अपना खुद का अलग साम्राज्य बना रहा है। छोटा राजन सबको कहता है कि मुझे हिंदुस्तान का गॉडफादर बनना है। छोटा राजन सबको ये बात लगातार कहता है। उसने आपका कहना मानना बंद कर दिया है। आपको जल्द ही कुछ करना होगा, क्योंकि वो अगर बड़ा बन गया तो वो हो सकता है कि वो आपसे अलग होकर अपनी दूसरी कंपनी बना ले। पूरा बंबई वही संभाल।
और शकील की तारीफ कर रहा था। वो बार बार बोल रहा था कि इन लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। वहीं उस पार्टी में छोटा राजन भी था। वो दूर कोने पर अकेला बैठा हुआ अलग से शराब पी रहा था। छोटा राजन ये सोच रहा था कि इन लोगों ने जो किया वो कोई खास काम नहीं था। उसको तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इसमें ऐसा कौन सा बड़ा काम इन लोगों ने कर दिया था। उसका मानना था कि इस तरह से अगर इतना बड़ा हमला करना था जिसमें AK-47 का इस्तेमाल करके 500 राउंड फायर करने पड़े तो ये तो कोई भी कर सकता है। इसमें कोई दिमाग या अक्ल का इस्तेमाल नहीं हुआ था। उसके हिसाब से तो ये एक बहुत बचकाना किस्म का काम था। लेकिन यहाँ पर दाऊद लगातार सौत्या और शकील की तारीफ कर रहा था। यही सब देखते हुए छोटा राजन वहां से उठा और पार्टी छोड़कर अकेले अपने आप निकल गया। समय बीतता गया। दाऊद और छोटा राजन के बीच दूरियां बढ़ती गईं। इसी साल दाऊद इब्राहिम के बर्थडे से कुछ ही हफ्ते पहले 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। बाबरी मस्जिद के गिरने के 4 महीने के अंदर ही दाऊद इब्राहिम ने टाइगर मेमन के साथ मिलकर मुंबई में सीरियल ब्लास्ट करवा दिए। जब डी कंपनी में इस प्लानिंग को लेकर तमाम मीटिंग्स हो रही थीं, तब इन मीटिंग्स के अंदर कभी भी छोटा राजन को इन्वॉल्व भी नहीं किया गया। कभी उसको इन मीटिंग्स में बुलाया नहीं गया। वो छोटा राजन जो मुंबई में दाऊद इब्राहिम का पूरा साम्राज्य संभाल रहा था, जिसने एक पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर डी कंपनी को बना कर दिया, लेकिन उसे इन मीटिंग से ये कहकर दूर रखा गया कि वो एक हिंदू है। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद छोटा राजन ये जानता था कि इसमें दाऊद इब्राहिम का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इसके बाद भी उसने दाऊद के लिए अपनी लॉयल्टी दिखाई और मीडिया को कहा कि दाऊद ऐसा कभी नहीं कर सकता। इतना सब कुछ करने के बाद भी छोटा राजन डी कंपनी में अपनी जगह वापस नहीं ले पाया। धीरे धीरे उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोटा शकील को दे दी गई और गैंग की कमान अब दाऊद ने छोटा शकील को सौंप दी। मतलब ये कि ब्लास्ट के बाद भी अब कंपनी की इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स में छोटा राजन को बुलाना बंद कर दिया गया। छोटा राजन भी अब ज़्यादातर समय दुबई में ही रहता था और फिर एक दिन उसे एक फ़ोन आया और फ़ोन करने वाला शख्स ने उसे बताया कि आपको जान से मारने की प्लानिंग हो रही है और आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। राजन ने इसके बाद अबू धाबी में इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया। अबू धाबी में इंडियन एम्बेसी पहुंचकर उसने वहां मौजूद अधिकारी को अपने बारे में बताया। एम्बेसी में तैनात एक रॉ के ऑफिसर ने राजन की बात को सुना। राजन ने उसे ऑफर किया कि वो भारतीय एजेंसीज को दाऊद के खिलाफ इंफॉर्मेशन देगा जिसमें मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ी जानकारी भी होगी। उसने बोला कि इसके बदले में इंडियन गवर्नमेंट उसे दुबई से निकालकर किसी सेफ जगह जाने में मदद करे। काफ़ी प्लानिंग के बाद रॉ के अधिकारी छोटा राजन को वहां से निकालकर नेपाल भेज देते हैं। नेपाल में कुछ महीने रखने के बाद राजन को मलेशिया में शिफ्ट किया गया। दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी को अभी इस सब चीज़ों की खबर नहीं थी। दाऊद नहीं जानता था कि उसने छोटा राजन को साइड लाइन करने की जो गलती की है वो दाऊद इब्राहिम की लाइफ में सबसे बड़ी गलती साबित होगी। 1994 में भारत की खुफिया एजेंसी की मदद से छोटा राजन दुबई से भागकर मलेशिया पहुंच गया था। वहीं दूसरी ओर मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में दाऊद के हाथ होने के सबूत मिलते जा रहे थे। दाऊद के लिए अब दुबई में रहना मुश्किल होता जा रहा था। पाकिस्तान की ISI दाऊद के संपर्क में थी। उसने दाऊद को कहा कि छोटा राजन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी से मिल गया है, अब आपके लिए दुबई में रहना सेफ नहीं है। इस वजह से 1994 में दाऊद दुबई छोड़कर पाकिस्तान के कराची में शिफ्ट हो गया। छोटा राजन ने आने वाले कई साल मलेशिया के कुआलालंपुर में एक तट पर एक शिप पर बिताए। इस बीच उसने कई और देशों में सेटल होने की कोशिश की, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इधर छोटा शकील ने डी कंपनी के सारे काम संभाल लिए थे, क्योंकि छोटा राजन कंपनी के सब राज जानता था। इसीलिए दाऊद और उसके साथियों के लिए उसे रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी था। जब दाऊद और उसके साथी पाकिस्तान पहुंच गए और पूरी डी कंपनी भी पाकिस्तान के कराची शहर में शिफ्ट हो गई, तो छोटा शकील ने मुंबई से कई सारे शार्प शूटर्स को पाकिस्तान में बुलाया और उन्हें वहां ट्रेनिंग दिलवाई।
इसके बाद उसने उन्हें राजन को मारने का पूरा प्लान बताया। लेकिन शकील को मौका मिला साल 2000 में। उस वक्त छोटा राजन बैंकॉक में अपने परिवार के साथ था। वो जिस होटल में ठहरा था वहाँ छोटा शकील ने उस पर अपने शूटर्स से हमला करवा दिया। राजन के बैंकॉक में होने की खबर बहुत ही सीक्रेट थी, लेकिन शकील ने इसका पता लगा लिया और छोटा राजन पर अटैक करवा दिया। इस अटैक में छोटा राजन बच गया और पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। लेकिन शकील के शूटर्स ने अस्पताल के अंदर भी राजन पर अटैक कर दिया। लेकिन राजन इस अटैक में भी बच निकलने में कामयाब हो गया। इन सारे हमलों के बाद राजन खुलकर दाऊद के खिलाफ हो गया। उसने दाऊद के खिलाफ मीडिया में बोलना शुरू कर दिया और इंडियन सीक्रेट एजेंसीज को दाऊद के ऑपरेशंस की डिटेल जानकारी देनी शुरू कर दी। राजन जानता था कि मुंबई में सौत्या दाऊद के लिए बहुत बड़ी ताकत है और राजन को तो उससे अपना पुराना हिसाब भी चुकता करना था। वो जानता था कि सौत्या के न रहने से डी गैंग को बहुत बड़ा नुकसान होगा। राजन ने सौत्या को मारने का मन बना लिया। इसके बारे में कहते हैं कि ये कड़ी से कड़ी सिक्योरिटी में जाकर अपने दुश्मनों को मार डालता था। ये गैंगस्टर 1980 के दशक में मुंबई की सड़कों पर AK-47 लेकर चलता था। ये एक ऐसा हैवान था जिसे लोगों को मारने में मज़ा आता था और वो अपने शिकार के मरने तक वहीं खड़ा होकर उसका मज़ा लेता था। जितना प्यार उसे खून खराबे से था, उससे भी ज़्यादा थी उसकी हवस। अपनी हवस को मिटाने के लिए उसने अपने दोस्त की बीवी को भी नहीं छोड़ा। ये ऐसा हवस का पुजारी था कि लड़की के लिए इसने अपना धर्म तक बदल डाला। बचपन से ही सुनील लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहता था। उसने बचपन से ही क्राइम करना शुरू कर दिया था और उसने स्कूल में अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपना एक गैंग बना लिया था। सुनील और उसका गैंग गिरगांव में हफ्ता वसूली करते थे और पैसे न देने पर दुकानदारों से मारपीट करते थे। ये लोग थे तो सिर्फ 15-16 साल के उम्र के लड़के, पर उनकी ऐसी हरकतें देखकर गिरगांव के लोग इनसे डरते थे। ये ऐसा दौर था जब शिवसेना मुंबई में अपने पंख फैला रही थी। गिरगांव में एक शिवसेना का वर्कर था जिसका नाम था भाऊ मराठे। सुनील सावंत की तरह वो भी गिरगांव के इलाके में गुंडागर्दी करता था। क्योंकि उसका बड़ा भाई शिवसेना का बड़ा नेता था, इसलिए उसे तो पुलिस का भी डर नहीं था। जाहिर है जब ये दोनों गुंडे एक जगह पर गुंडागर्दी करते थे तो इनका आपस में भी झगड़ा होता रहता था। जब भी ऐसा होता था तब हमेशा सुनील उर्फ सौत्या को भाऊ मराठे के सामने झुकना पड़ता था। सौत्या भाऊ मराठे से तंग आ चुका था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि पुलिस भाऊ मराठे के साथ थी। एक दिन ऐसे ही किसी छोटे से मामले को लेकर सुनील और भाऊ मराठे के बीच फिर से झगड़ा हो गया। लेकिन उस दिन कहानी बदल गई। सुनील अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अपनी कमर पर लगा हुआ चाकू भाऊ मराठे के पेट में घोंप दिया। भाऊ मराठे की वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद तो सुनील सावंत की गिरगांव में एक दहशत बन गई। अब कोई उससे पंगा नहीं लेता था। मुंबई में भायखला नाम की एक जगह है। वहां रमा नाइक नाम के गुंडे का राज चलता था। कई युवा मराठी लड़के रमा नाइक को अपना रोल मॉडल मानते थे। सौत्या भी रमा नाइक का फैन था। वैसे तो सौत्या का अपना खुद का गैंग था, लेकिन वो बहुत छोटा था। उसे पता था कि अगर अंडरवर्ल्ड में सरवाइव करना है तो उसे किसी बड़े गैंग के साथ जुड़ना होगा। ये सोचकर सौत्या और उसके गैंग के मेंबर्स ने रमा नाइक की गैंग को ज्वाइन कर लिया। उन दिनों दाऊद दुबई के चक्कर लगा रहा था और वो वहां से अपना राज चलाने का प्लान कर रहा था। दाऊद को कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो हिंदुस्तान में रहकर उसका काम कर सके, जो निडर हो और उसके एक इशारे पर किसी को भी मार दे। जब सौत्या ने भाऊ मराठे का खून किया तब पहली बार दाऊद की नज़र सौत्या पर पड़ी। उधर गिरगांव के इलाके में जितने भी इलीगल काम करने वाले लोग थे उन सभी से सौत्या अब हफ्ता वसूली करता था। लेकिन सत्यवान परब नाम के एक स्मगलर ने सौत्या को हफ्ता देने से मना कर दिया। नतीजे में सौत्या ने उसे भी दिन दहाड़े मार दिया। इस मर्डर के बाद दाऊद को कंफर्म हो गया कि सौत्या ही वो आदमी है जिसकी उसे तलाश है। दाऊद ने सौत्या को डी कंपनी ज्वाइन करने का इनविटेशन भेजा, लेकिन सौत्या को दाऊद पर भरोसा नहीं था। उसके महाराष्ट्रियन रूट के कारण वो रमा नाइक के साथ ही जुड़े रहना चाहता था। इसके अलावा वो अपने आप को एक कट्टर हिंदू मानता था
और उसे किसी भी मुस्लिम डॉन के साथ काम करना मंजूर नहीं था। एक दिन मुंबई पुलिस ने सौत्या को अरेस्ट कर लिया। सौत्या को भरोसा था कि रमा नाइक उसे छुड़ा लेगा, लेकिन उसे छुड़ाने कोई नहीं आया। ये बात जब दाऊद को पता चली तो उसने डी कंपनी के शरद शेट्टी को सौत्या को छुड़ाने के लिए भेजा और 1 घंटे के अंदर सौत्या की बेल करवाकर उसे छुड़वा लिया। जेल में से बाहर आने के बाद शरद शेट्टी ने जब सौत्या को बताया कि उसकी बेल दाऊद ने करवाई थी, तो इसके बाद सौत्या ने दाऊद के साथ काम करने का फैसला कर लिया। डी कंपनी के अंदर सौत्या की उम्र का और एक बंदा था जिसका नाम था अनिल परब। वो भी सौत्या की तरह कोंकण से था। दाऊद ने दोनों को उनका पहला मिशन दिया। उन दिनों दाऊद की डी कंपनी का पठान गैंग से बार बार टकराव होता था। पठान और दाऊद वैसे तो दोनों ही मुस्लिम थे, लेकिन पठान गैंग में ज्यादातर नॉर्थ इंडियन मुस्लिम भरे हुए थे। दाऊद खुद कोंकण से था। इस वजह से उसे महाराष्ट्रियन लोगों के साथ काम करना ज्यादा पसंद था। पठान गैंग मुंबई में तो थी ही, लेकिन उनका गुजरात में भी बहुत ज्यादा रसूख था। उन दिनों भारत में गुजरात के रास्ते ड्रग्स लाए जाते थे और मुंबई में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। दाऊद के और पठान गैंग के इंटरेस्ट अक्सर एक दूसरे से क्रॉस हो रहे थे और दाऊद को यह बर्दाश्त नहीं था। दाऊद ने सौत्या और परब को उनका पहला मिशन दिया। छेनू और पप्पू की हत्या। ये दोनों पठान गैंग के लड़के थे जो डी कंपनी से कुछ ज्यादा ही उलझ रहे थे। इन दोनों के करीम लाला से बड़े अच्छे रिलेशन थे। करीम लाला का हाथ सर पर होने की वजह से ये दोनों किसी से भी भिड़ जाते थे। दाऊद ने सौत्या और परब को साफ शब्दों में कहा था कि इन दोनों को सिर्फ मारना ही काफी नहीं है, बल्कि इन्हें पठान गैंग के एरिया नागपाड़ा में जाकर मारना है। दाऊद पठान गैंग को क्लियर मैसेज देना चाहता था कि अब मुंबई में सिर्फ डी कंपनी ही बॉस है। सौत्या और परब उन दिनों बहुत फेमस नहीं थे। उन्हें बहुत कम लोग पहचानते थे और उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया। उन्होंने छेनू और पप्पू पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन छेनू और पप्पू नागपाड़ा के एक बार से बाहर आए तो सौत्या और परब बाइक पर सवार थे। पलक झपकते ही सौत्या ने छेनू और पप्पू पर गोलियां बरसाईं और कुछ सेकंड में ही वो दोनों बाइक लेकर वहां से भाग गए। ये सौत्या का डी कंपनी में सबसे पहला ऑपरेशन था जिसे उसने सफलतापूर्वक करके गैंग में अपना नाम कमाया। इसी बीच एक बड़ी घटना हो गई। रमा नाइक और शरद शेट्टी के बीच एक लैंड प्लॉट को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े का सॉल्यूशन निकालने के लिए दोनों दाऊद के पास दुबई गए। दाऊद ने शरद शेट्टी को फेवर किया और इससे रमा नाइक खफा हो गया। उस एक घटना की वजह से मुंबई अंडरवर्ल्ड में बहुत बड़ी दरार पड़ गई। रमा नाइक दाऊद से अलग हो गया और वो दाऊद का दुश्मन बन गया। जब गैंग 2 हिस्सों में बंट रही थी, तब सौत्या ने दाऊद के साथ जाने का फैसला ले लिया। गैंग के बंटते ही दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमले करना शुरू कर दिया था। दाऊद ने रमा नाइक को एक पुलिस एनकाउंटर में मरवा दिया। बाकी डॉन्स को खत्म करने की जिम्मेदारी उसने छोटा राजन को दे दी थी। सौत्या को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई कि वो छोटा राजन का हुक्म माने और उसके हिसाब से काम करे। मुंबई में डी कंपनी और अरुण गावली गैंग्स के बीच एक वॉर छिड़ चुकी थी। इस वार में सौत्या का नाम बड़ा होता चला गया। कहते हैं कि सौत्या 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में गोलियां बरसाता था। वो हमेशा AK-47 से लैस रहता था। सौत्या का कद डी कंपनी में बहुत बढ़ गया था और ये बात छोटा राजन को पसंद नहीं आ रही थी। राजन चाहता था कि मुंबई और गैंग में सिर्फ और सिर्फ उसका हुक्म माना जाए। अब कई बार सौत्या की डायरेक्ट दाऊद से भी बात होती रहती थी, जिसकी वजह से छोटा राजन नाराज था। सौत्या को रिप्लेस करने के लिए छोटा राजन ने मुंबई के तिलक नगर से कई लड़कों को रिक्रूट किया, लेकिन कोई भी सौत्या के टक्कर का नहीं था। सौत्या भी इस बार छोटा राजन के ऊपर जाना चाहता था, लेकिन इस काम में उसे अभी कुछ वक्त और लगना था। सौत्या अब पूरी मुंबई में यमराज के नाम से फेमस होने लगा। मुंबई के बिल्डर्स उसके नाम से कांपने लगे थे। इसी दौरान सौत्या को एक और पार्टनर मिल गया, जिसका नाम था सुभाष सिंह ठाकुर। दोनों मिलकर मुंबई की सड़कों पर मौत का नाच नचा रहे थे। सौत्या को अब लोगों को मारने में मजा आने लगा था। कोई ऐसा दिन नहीं बीतता था जिस दिन उसने किसी को मारा ना हो। खून खराबा करने के अलावा सौत्या की 2 बड़ी कमजोरियां और थीं। एक थी दारू और दूसरी थी लड़की। उसका एक जिगरी दोस्त था जिसका नाम था पप्पी।
पप्पी की बीवी का नाम था नीता प्रजापति। नीता बला की खूबसूरत थी। सौत्या की नज़र नीता पर पड़ी और वो उसे पाने को बेचैन हो उठा। पप्पी को मर्डर के इल्जाम में जेल हुई थी और उसे किसी भी हालत में बेल नहीं मिल पा रही थी। वो जब जेल में था तब सौत्या उसके घर कई बार जाया करता था, उसकी पत्नी नीता से मिलने। धीरे धीरे वो नीता के पीछे एकदम पागल हो चुका था और उसने नीता को हासिल करने का एक खतरनाक प्लान बनाया। सौत्या ने शहर के टॉप के वकीलों को हायर करके इस केस के ऊपर लगाया और पप्पी की बेल करवा दी। बेल मिलने की वजह से सौत्या की रिस्पेक्ट पप्पी और नीता दोनों के मन में कई गुना बढ़ गई। पप्पी अब जेल से बाहर आ चुका था। एक दिन सौत्या के आदमी पप्पी को दारू पिलाने बार में ले गए। उन्होंने उसे बहुत ज्यादा दारू पिला दी और वापस घर जाते समय सौत्या के आदमियों ने पप्पी को जान से मार दिया और इसका इल्जाम सौत्या ने अरुण गवली गैंग पर डाल दिया। अब रोज सौत्या नीता से मिलने लगा। नीता को जो भी सपोर्ट चाहिए था वो सब कुछ सौत्या उसे देने लगा। नीता भी अब सौत्या की तरफ आकर्षित हो चुकी थी। धीरे धीरे दोनों के बीच संबंध इतने बढ़ गए कि दोनों ने शादी कर ली। सौत्या और ठाकुर की जोड़ी ने दाऊद के लिए वो कर दिखाया था जो अब तक किसी और गैंगस्टर ने नहीं किया था। सौतिया का कद डी कंपनी में इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मुंबई के डी कंपनी के लोग अब सौत्या से डायरेक्ट ऑर्डर लेते थे। इस बात से छोटा राजन सौत्या से काफी नाराज हो गया। छोटा राजन उस वक्त डी गैंग में बहुत खास जगह रखता था। इस बीच एक ऐसी घटना हो गई जिससे यह दुश्मनी और भी बढ़ गई। मुंबई में शिवसेना का एक थापा नाम का नेता था। वो मटके का धंधा चलाता था। छोटा राजन ने जब थापा से मटके के धंधे में हिस्सा मांगा तो उसने देने से मना कर दिया। इस बात पर राजन के लोगों ने थापा को जान से मार दिया। थापा सौत्या का अच्छा दोस्त था। इस घटना के बाद से छोटा राजन और सौत्या के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। थापा की हत्या से दाऊद भी खुश नहीं था और उसने छोटा राजन को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। अब मुंबई में सारे ऑर्डर्स सौत्या ही देता था। छोटा राजन के जिन 3 आदमियों ने थापा को मारा था, इन तीनों को सौत्या और सुभाष सिंह ठाकुर ने मार गिराया। इसी दौरान सौत्या दाऊद के बड़े करीबी दोस्त हनीफ से मिलने गया। सौत्या हनीफ के घर पर बैठा था और वो दोनों साथ में खाना खा रहे थे। उसी वक्त खाना परोसने के लिए हनीफ की बहन रजिया बाहर आई। रजिया की खूबसूरती को देखकर सौत्या एकदम चौंक गया। उसके अंदर की हवस फिर से जाग उठी थी। कुछ ही दिनों बाद उसने हनीफ से कहा कि वो रजिया से शादी करना चाहता है। इस पर हनीफ ने सौतिया से साफ शब्दों में कह दिया कि अगर उसे रजिया से शादी करनी है तो उसे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। सौतिया को अपने हिंदू होने पर बड़ा गुरूर था, लेकिन उसके गुरूर के ऊपर उसकी हवस भारी पड़ गई। रजिया से शादी करने के लिए सौतिया अब मुसलमान बनने पर राजी हो गया था और वो सुनील सावंत से सुलेमान बन गया। सौतिया की दूसरी शादी से उसकी पहली बीवी नीता बहुत गुस्सा हो गई। उसने सोचा कि सौतिया ने उसे इस्तेमाल करके फेंक दिया है। वो गुस्से से पागल हो गई थी। उसे सौतिया से हर हाल में बदला लेना था। इसीलिए उसने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को कांटेक्ट किया और सौतिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे डाली। मुंबई पुलिस सौतिया को चारों ओर ढूंढने लगी। इस बार सौतिया के पास दूसरा कोई चारा नहीं था और उसे देश छोड़ना पड़ा। सौतिया दुबई भाग गया। दुबई के अंदर उसकी मुलाकात दाऊद के एक और खास आदमी छोटा शकील से हुई। इन दोनों को ही छोटा राजन से प्रॉब्लम थी और अब तो दाऊद ने भी छोटा राजन को साइडलाइन करना शुरू कर दिया था। सौतिया और छोटा शकील दोनों ने मिलकर छोटा राजन को मारने का प्लान बनाया, लेकिन ये बात छोटा राजन के कानों तक पहुंच गई। राजन को तो ये भी शक था कि उसको मारने के प्लान में खुद दाऊद भी शामिल है। छोटा राजन मौका मिलते ही दुबई से भाग गया। अब उसकी लाइफ का एक ही मकसद था, दाऊद की बर्बादी। सौतिया दाऊद की डी कंपनी की रीढ़ की हड्डी था। इसीलिए छोटा राजन ने पहले सौतिया को मारने का प्लान बनाया। छोटा राजन ने अपने 3 आदमियों को दुबई सौतिया को मारने भेज दिया, श्याम सुंदर, बाबू और गुरु। इन तीनों का सिर्फ एक ही काम था, सौतिया को मारना। 1995 के अगस्त महीने में ये तीनों दुबई पहुंच चुके थे और अब इन्होंने सौतिया के रूट और रूटीन को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। दुबई शिफ्ट होने के बाद से ही सौतिया को दुबई बहुत पसंद आने लगा था। मुंबई के गिरगांव की गलियां जहां उसकी शुरुआत हुई थी, उसके सामने दुबई के आलीशान रोड उसके लिए स्वर्ग के समान थे।
दारू और लड़कियां दोनों दुबई के अंदर आसानी से मिल जाती थीं। सौत्या ने तय कर लिया कि अब वो परमानेंटली दुबई के अंदर बस जाएगा। सौत्या की डी कंपनी के दोस्त शरद शेट्टी और अनिल परब पहले से ही दुबई में आकर बस चुके थे। शरद शेट्टी ने रीगल और रीजेंट पैलेस नाम के 2 आलीशान होटल खरीद लिए थे। वो रामी ग्रुप ऑफ होटल्स का भी हेड था और अब वो धीरे धीरे होटल इंडस्ट्री के अंदर अपने पैर जमा रहा था। अनिल परब ने दुबई के एक शेख के साथ मिलकर कई डिपार्टमेंटल स्टोर्स चालू किए थे। अब वो भी बड़ा रईस बन चुका था। सौत्या को भी अब अपना बिजनेस शुरू करना था। उसने तय किया कि वो दुबई के अंदर महंगे लग्जीरियस आइटम्स के शोरूम खोलेगा। शोरूम की जगह देखने के लिए वो खुद रियल एस्टेट एजेंट के साथ घूमने लगा। उसका एक भरोसेमंद नेपाली आदमी था जिसका नाम था शंकर। शंकर हमेशा सौत्या के साथ रहता था और वही उसका ड्राइवर भी था। सौत्या को दुबई में कोई खतरा महसूस नहीं होता था। मुंबई में घूमते वक्त तो वो हमेशा अपने साथ 3 से 4 बॉडीगार्ड साथ में रखता था, प्लस उसके पास उसकी खुद की 2 गन्स उसके कमर के अंदर लटकाई हुई होती थीं। दुबई में खतरा न महसूस होने के कारण सौत्या दुबई के अंदर बिना सिक्योरिटी ही घूमने लगा था। उसकी इसी लापरवाही का फायदा राजन के आदमियों ने उठाया। एक दिन सौत्या शोरूम के लिए जगह देखने निकला। दुबई के डेरा शॉपिंग एरिया के अंदर उसने कुछ प्रॉपर्टी देख ली थी। राजन के 3 आदमी उसका एक कार से पीछा कर रहे थे। जब इंसान रिलैक्स हो जाता है तब उसे सामने से आने वाली मौत भी दिखाई नहीं देती। सौत्या को भी छोटा राजन के आदमियों की कोई भनक नहीं थी। प्रॉपर्टी देखने के बाद दोपहर को करीब 3:30-4 बजे सौत्या लंच करने के लिए होटल तूफान के सामने रुक गया। सौत्या होटल की तरफ बढ़ रहा था। शंकर अपनी गाड़ी पार्क करके सौत्या के पीछे पीछे चल रहा था। उधर राजन के आदमियों ने भी अपनी कार पार्क कर दी और कार से उतरकर वो होटल की तरफ बढ़ने लगे। होटल के अंदर जाने के बाद सौत्या ने जब बाहर की तरफ देखा तब उसे श्याम सुंदर बाबू और पंड्या दिखाई दिए। तीनों के हाथ में ऑटोमेटिक हथियार थे। जैसे ही सौत्या ने उन्हें देखा वो समझ गया कि ये तीनों उसे मारने के लिए आ रहे हैं। सौत्या को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके पास न तो कोई बॉडीगार्ड थे न कोई गन थी। पंड्या ने सौत्या के ऊपर होटल के बाहर से ही फायर कर दिया। गोली सौत्या के हाथ पर जा लगी थी। हाथ में से खून बह रहा था और वो दर्द से चिल्ला रहा था। गोली की आवाज सुनकर अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग होटल से बाहर भाग रहे थे। होटल के मैनेजर ने दुबई पुलिस को इस शूटआउट के बारे में खबर कर दी थी। यहाँ ये 3 लोग होटल के करीब आ गए थे। गोलियों की फायरिंग रुकी नहीं थी। अगर होटल में ही रुकता तो सौत्या का मरना पक्का था। उसे किसी भी हालत में होटल के बाहर निकलना था। उसने अपने दोस्त शंकर को आगे कर दिया। शंकर गोलियों से छलनी हो चुका था। शंकर को ढाल की तरह इस्तेमाल करके किसी तरह सौत्या उस होटल से बाहर निकल गया और रोड के ऊपर भागने लगा। ये देखकर श्याम सुंदर और बाबू तुरंत अपनी कार में जा बैठे और कार से सौत्या का पीछा करने लगे। पंड्या भी सौत्या का भागते हुए पीछा कर रहा था। पंड्या की और एक गोली सौत्या के कंधे पर लगी। सौत्या का बहुत ज्यादा खून बह चुका था। भागने की उसकी रफ्तार धीमी पड़ रही थी। आखिर वो एक दीवार के पीछे जाकर रुक गया। सौत्या ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दीवार के पीछे से ही सौत्या पंड्या को गालियां दे रहा था। उसने पंड्या को ललकारा कि वो गन फेंक कर उससे मुकाबला करे, लेकिन इन चुनौतियों का पंड्या के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। पंड्या को कन्फर्म हो चुका था कि सौत्या के पास कोई हथियार नहीं है। पंड्या ने सौत्या के सामने जाकर उसके ऊपर गोलियां दागनी शुरू कर दी। सौत्या नीचे गिर चुका था और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। इतनी गोलियां मारने के बावजूद भी पंड्या का दिल भरा नहीं था। पंड्या ने अपना चाकू निकाला। वो सौत्या के करीब गया और उसने सौत्या का गला चीर दिया। कहते हैं कर्मा ऑलवेज कम बैक। जो सौत्या लोगों को मार के उनकी आखिरी सांस तक वहीं रुकता था और उसके मजे लेता था, अंत में उसके साथ भी वही हुआ। गिरगांव में शुरू हुई उसकी कहानी दुबई में खत्म हो चुकी थी। आज दाऊद पाकिस्तान से अपना गैंग चलाता है और राजन भारत में जेल में बैठकर। कहानियां तो बहुत हैं, पर यह एक ब्रॉडर रूपरेखा है। अगले एपिसोड में मैं लेकर आऊंगी एक और धमाकेदार कहानी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।